आज हमारी चर्चा है डाइलेक्ट्रिक पर और हीट लॉस इन द सर्किट्स के ऊपर। एक कैपेसिटर जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, ये सी है ये वी है, इसको अगर हमने जोड़ दिया तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड एज हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत खतरनाक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज, अगर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है और आपका डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो उस केस में किस तरीके से करंट का फ्लो होगा, किस तरीके से पोटेंशियल चेंज होगा, उसका क्या वेरिएशन आने वाला है। इन ऑल द केसेस हम उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वापस से स्वागत है आपका पेन किलर सीरीज के अंदर और मैं हूं शिवेंदु मिश्रा। आप सभी बहुत ही टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स का इसमें स्वागत कर रहे हैं। आज बेटा हम वो चैप्टर आपके लेकर आ गए जिसका आप लोगों को इंतजार था, जहां पर बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे पेन थे। आज हम करेंगे उन सभी को खल्लास, खत्म। क्यों? क्योंकि आज लेक्चर्स के अंदर हम वो कुछ बातें करने वाले हैं आपके साथ जिसके अंदर आप लोगों ने जो ट्रेडिशनली कुछ चीजें सीखी, कुछ फॉर्मूले सीखे हैं, क्या वो हर जगह एप्लीकेबल है? आप सभी ने सीखा कि हीट लॉस होता है। हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक के केस में कहां पर कैसे फोर्स लग रहा है, क्या मतलब है स्लो का, क्या मतलब फास्ट का, उसके केस में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते बहुत सारे क्वेश्चंस? उसके अंदर कब वो हार्मोनिक मोशन करेगा, कब वो पीरियडिक मोशन करेगा, कैसा मोशन करेगा, ये भी मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। एट द सेम टाइम हीट लॉस कब होता है सर्किट के अंदर, किस तरीके से होता है, कैपेसिटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मल्टीपल सर्किट होते हैं, एक स्विच खोलते हैं एक स्विच बंद करते हैं, बताओ भैया कितना हीट लॉस हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए। उन सभी केसेस के अंदर हमें किस तरीके से अपनी अप्रोच को रखना है, अपनी चीजों को रखना है, ये बात समझना बात है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को किस तरीके से नजर पकड़ के रखना है, ये बात अगर आपने समझ ली तो मान के चलिएगा आपके सारे दर्द आज खत्म हो जाएंगे। और आज इन दर्द में हम बहुत बेसिक्स पर ही अटैक करने वाले हैं। बहुत बेसिक्स पर अटैक होगा ताकि आपका बेस बहुत सुंदर हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत बेसिक बात बताता हूं। मेरे से कई बच्चे पूछते सर मैं अंडर 100 के लायक हूं क्या? मैं आपको बहुत ईमानदारी की बात बताऊं, आप कैसे चेक करो कि आप अंडर 100 के लायक? ये पेन किलर सीरीज का जो लेक्चर आ रहा है ना मेरे, आप एक बात समझ लो, अगर आप इन लेक्चर को ईमानदारी से एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपरली डेवलप हो पा रही है, आपको आर को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखने में डर नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि हाँ सेम चीज हुई है, यस दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप उस वेरिएशन को जो हम लोग बेस से ऊपर की तरफ कर रहे हैं, अगर आप उस वेरिएशन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो तो आप मान लीजिए कि आप अंडर 100 के लायक हैं। आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं करूं, बट यस अगर आप इन सभी लेक्चर्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो यस यू कैन स्कोर अंडर 100 इन दिस जेई एडवांस एग्जामिनेशन। ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूं। हम लोगों के सिलेबस से लिंक होकर चीजें कैसे मॉडिफाई करके पूछी जा सकती हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। राइट? मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको इररिलेवेंसी की तरफ लेके जाए। आप जो भी कंटेंट यहां एब्जॉर्ब कर रहे हो, एवरीथिंग इज वेरी रेलिवेंट। और चलिए आगे कहानी को शुरू करते हैं। आज हमारी चर्चा है डाइलेक्ट्रिक पर और हीट लॉस इन द सर्किट्स के ऊपर। तो भैया बहुत है इंपॉर्टेंट चैप्टर, आज सारे दर्द को करेंगे खल्लास। तो आ जाओ साहब मेरे दोस्त मेरे साथ, क्या करें क्या करें क्या करें, आज पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक हीट लॉस इन द सर्किट। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक की। किसकी बात करेंगे बेटा? फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक की। और किसकी बात करेंगे? मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। किसकी बात करेंगे? मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। और सर्किट के अंदर लॉसेस की चर्चा तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट आता है कि जब हम कैपेसिटर, अच्छा रेजिस्टेंस वाले जो सर्किट है आरसी सर्किट्स, उनकी एक अलग क्लास आएगी, अलग पूरा वो आएगा। अभी हमारी चर्चा है जो कैपेसिटर सर्किट के ऊपर। सबसे पहले हम चर्चा शुरू ही कैपेसिटर सर्किट के ऊपर कर रहे हैं। अब कुछ नजरें जरा समझें और मैं बेसिक चीज समझा। कैपेसिटर सर्किट का सबसे बेस क्वेश्चन क्या है? सबसे बेसिक, अगर किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है ना, तो क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पर अगर एक कैपेसिटर जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, ये सी है ये वी है, इसको अगर हमने जोड़ दिया तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड एज हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत खतरनाक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज बस्टिंग ऑफ चार्ज। और इसको हिंदी भाषा में आपको बहुत बार बता चुका हूं, क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना हम लोग क्या बोलते हैं। तो जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, इसके अक्रॉस इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली
स्पॉन्टेनियसली, जो भी अंग्रेजी के शब्द और आगे जोड़ दीजिएगा आप, है ना। क्या चाहिए होगा, इसके अक्रॉस एक वी पोटेंशियल चाहिए, तो इतनी तेजी से क्यू चार्ज दौड़ता हुआ इसके ऊपर आता बकाक, और क्यू यहां, इसको बोलते हैं बस्टिंग ऑफ चार्ज और सडन फ्लो ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं बस्टिंग ऑफ चार्ज और सडन फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब ये सडन फ्लो ऑफ चार्ज यहां पर आता है, जब ये सडन फ्लो ऑफ चार्ज यहां पर आता है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाती है, आपने बोला Q बराबर आ जाता है CV, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, आपने कहा जो भी चार्ज सप्लाई किया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, इट्स कम्स आउट टू बी CV स्क्वायर। और बिकॉज ऑफ वर्क डन ज्यादा है, एनर्जी स्टोर कम है, तो यहां पर क्या आता है, इसको बोलते हैं हीट लॉस, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये हमने बिल्कुल बेसिक है, आप सभी ने पढ़ा है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्यों हुआ। जब भी अचानक से, स्पॉन्टेनियसली, इंस्टेंटेनियसली, सडनली चार्ज का फ्लो हो जाए, बहुत ज्यादा चार्ज, देन व्हाट हैपन, जब चार्ज बहुत तेज सुई से भागेगा तो वो रेडिएट करेगा और उससे एनर्जी रिलीज होती है। दिस हीट लॉस एक्चुअली अकर्स बिकॉज ऑफ द इंस्टेंटेनियसली फ्लो ऑफ चार्ज, सडनली फ्लो ऑफ चार्ज, बस्टिंग ऑफ चार्ज, या हिंदी भाषा में हम लोग कुछ शब्द बोलते हैं, आप मुझे बता देंगे। अच्छा भाई, और इसी पर बेस्ड हम लोग सर्किट्स की बातें करते आए हैं, कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए भी हैं। अगर मैं एक छोटा क्वेश्चन यहां पर उठाऊं जो आप सभी लोग करते आए होंगे मुझे लगता है, और मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से बात कर रहा हूं बेटा, नो हैवी क्वेश्चंस, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, ये बेसिक्स अगर आपने कर लिए तो आपको किसी की जरूरत है ही नहीं। ये एक कैपेसिटर रखा है, ये सी, ये सी, ये सी, आप उठा के देख लो PYQs, जे एडवांस बेसिक पे खेला है कैपेसिटर के अंदर, फंडामेंटल पे खेल गया, वो अगर सही है तो फिर ज्यादा फर्क नहीं है। इसको इन्होंने ऐसे कर दिया, आपसे बोला गया फाइंड हीट लॉस इन द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, हीट लॉस इन सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अभी देखना, अभी मजा आएगा गुरु, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। गुरु सर क्या पूछ लिया सर, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। अरे बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सही से बताओ, पढ़ा? आपने कहा सर इसमें क्या है सर, ये लल्लू है सर, ये तो देखो ये दो कैपेसिटर है ना। इनिशियली तो कहानी कुछ ऐसी थी, और हम सब लोगों ने यहाँ पर एक वी पोटेंशियल, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी कर दिया। तो सर सी इक्वल कितना हो गया, आपने कहा 2C और C, तो सी इक्वल विल बी इक्वल टू 2C/3। ये मैंने समझाया है, कल की क्लास में समझाया था, करंट वाले में भी, वहां पैरेलल में होता है, यहाँ सीरीज में 1/C का कॉम्बिनेशन है। तो ये 2C है और ये C है, तो 1/2C प्लस 1/C करो, या 2C और C है तो 2C/3 हो जाएगा। याद करो, एक अगर R है, एक R/N है, तो रिजल्टेंट R/N+1 होता है डायरेक्टली। मैं थोड़ा इसका यूज ज्यादा करता हूँ। तो C इक्विवेलेंट हो गया, तो Q कितना सप्लाई हो जाएगा, आप बोलेंगे 2C/3 इंटू बी, यहां से चार्ज सप्लाई होगा, यहाँ पे चला जाएगा CV/3, यहाँ पे भी आएगा CV/3, क्योंकि यहाँ से 2CV/3 जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2CV/3, एंड द होल चार्ज विल मूव अवे, राइट। कुछ ऐसे ही कहानी बनेगी बेटा। और जब यही सर्किट ऐसे बन जाएगा, आप सबने कहा कि सर इसमें क्या नया है, जब ये होगा तो पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पे जाएगा, तो याला भी डिस्चार्ज हो जाएगा। और नाउ द होल सिचुएशन विल बी, सर इस केस में क्या हुआ सर, अब यहां पर जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा, सिर्फ 2C रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तो प्लेन सर्किट हो गया, तो ये 2C रह गया बेटा। तो Q कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2CV। नाउ द न्यू थिंग विल बी कि यहाँ पर CV चार्ज आएगा, यहाँ पे CV चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से 2CV आ गया होगा, और ये डिस्चार्ज होकर निकल गया होगा। आपसे पूछा जाए बताओ कितना हीट लॉस होगा, तो आप बोलेंगे सर क्या इसमें नई बात है, हमने तो पढ़ लिया था पहले ही कि वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, इट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा H। जो बैटरी होगी वही आपका एनर्जी को चेंज करेगी, डेल्टा H को। कई जगहों पर आपने ये फिनोमिना देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, या इस फॉर्मूले को आपने डायरेक्टली यूज भी किया। तो क्या करें, व्हाट इज द एक्चुअल वे आउट? तो आपने कहा सर सिंपल, इसमें क्या ही करना है, हम सभी को पता है कि डेल्टा U को आप लिखना चाहे। अच्छा बेटा ये समझना जरा पॉइंट को, कुछ बेसिक बातें है ना, कुछ बेसिक बातें।
अच्छा, कभी भी बेटा आपको सर्किट में ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर कुछ भी दे दिया जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसा कुछ भी है ना, कुछ भी बन जाए, मुझे कोई रैंडम सा फिगर मैं बना दूं, कुछ भी हो जाए, आई डोंट नो, तो मैं अगर u लिखना चाहता हूं तो मेरे पास है कि हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर, हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर, जितने भी लगे सबको जोड़ा जाए। और एक तरीका है कि मैं लिख दूं हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। पहले मुझे बताओ क्या ये हर कंडीशन में करेक्ट है? बोथ ऑफ देम आर सेम। मैं इंडिविजुअली सबको जोड़ू या मैं डायरेक्टली लिख दूं? बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली सेम। यस, पहला चीज ये समझ के रखो, बेसिक सी बात है, हाँ ये सेम होते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका कोई इनिशियल कन्वर्जेंस आपके सामने ना आ रहे हो, पहले से आपको कहीं और से कोई चार्ज सप्लाई ना मिल रही हो, तब तक ये सब कुछ सही है, मल्टीपल बैटरीज कॉम्बिनेशन ना हो। मतलब हमारे बेसिक सर्किट में जहां एक बैटरी लगी हुई है, एक चार्ज का फ्लो है, वहां में हमेशा 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 ये सही है। मल्टीपल बैटरीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है बी उस तरह से डिफाइन नहीं होगा, फिर वो अलग तरीके से डिफाइन होगा, तो सर्किट की वो एनालिसिस ही अलग हो जाती है, नहीं तो आप उसमें लगाने वाले भी नहीं हो। लगाओगे तो ऐसे केस में ना, सिंगल बैटरी है एंड देन आफ्टर कॉम्बिनेशन बने हुए, तो आप ऐसे केस की बात कर रहे हैं, यस दिस इज ऑलवेज करेक्ट, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है, और आप लिखते भी आ रहे हो तो कोई नई बात नहीं, मैंने सिर्फ एक कॉन्फिडेंस आपको दिया कि हाँ ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा भाई, सेकेंड पॉइंट आता है कि सर जब मैं यहाँ डेल्टा यू की बात करूंगा तो डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब यहां पर आ जाएगा हाफ ऑफ इनिशियल था, सॉरी यहाँ पे कितना था 2C, तो 2C मतलब C इक्वल को लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2C इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ 2C/3 इंटू वी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 दूनी 6, 4 ना 4C/3, तो 1/2 इंटू 4CV²/3, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, तो बैटरी के थ्रू तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, जो भी चार्ज हुआ यही तो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया होगा, दैट इज Q फ्लोन। और अगर यही चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो किया है, यही चार्ज बेटा बैटरी के थ्रू फ्लो किया है, तो वी कैन वेरी सिंपली से, और हम यहाँ पर इस बात को बोल भी सकते हैं, इस बात को लिख भी सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे, वी कैन वेरी सिंपली से 2CV माइनस 2CV/3, इट कम्स आउट टू बी 4CV/3, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया आपने कहा 4CV²/3, है ना। तो सिंपल से आपने बात कर ली दैट वर्क डन बाय बैटरी इट्स सिंपली इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच, और यहां से आंसर निकल कर, और मैं कुछ आपके सामने कुछ नई बातें लिखने जा रहा हूं, 4CV²/3 प्लस डेल्टा एच एंड यू फाइंड द आंसर, एंड दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 1/2 ऑफ 4CV²। सर ये हमेशा वर्क डन बैटरी का आधा होता है क्या, ऐसा ही होगा क्या? जनरल केसेस में आधा मिलता है, तो अगर आधा आ रहा है तो मतलब फिर ये मानिए कि हाँ लगभग आप सही दिशा की तरफ है। कुछ केसेस हैं जहां पे आधा नहीं आता है, लेकिन बाकी सभी केसेस में हाफ निकल कर आएगा जाएगा। अच्छा, ये बात तो की है ना, बेसिक है। अब आओ जरा थोड़ा इसी में ट्विस्ट करते हैं। अब मैं आपसे थोड़ी बात वही करने जा रहा हूं कि रिश्ते को तो वही रखते हैं, तो रिश्ता वही रखेंगे, सोच थोड़ी नहीं कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया था जहां पर आपको पूछा था नोडल, तो जहां पर एक जगह नोडल नहीं लग पा रहा था, मतलब वेरिएबिलिटी ज्यादा हो रही थी क्योंकि आप सर्किट के फ्लो को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, ऐसे केसेस में कैसे करते हैं, तो आज उसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ से लेंगे, एक क्वेश्चन और भी करेंगे अभी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे अब मैं आपसे बोलता बेटा अब चलो उल्टा करते हैं, व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल हैपन नाउ, सर्किट को मैंने ऐसे बना दिया, अब मैंने आपसे पूछा फाइंड हीट लॉस व्हेन स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन बी टू ए, या मैं बोल दूं इसको ओपन कर दिया, जो भी है, तो फाइंड हीट लॉस
when switch is shifted from B to A, स्विच को B से A शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा? सोचे, सोचोगे तो बेटा क्या है, वही सेम चीज सी सी, ये भी सी। अभी बी पे है, तो आपने बोला इसका मतलब सर आप ये कहानी समझा रहे हो कि अभी सर्किट के अंदर दो कहानी बन गई। इनिशियली सर्किट कैसा है, जब ए पर है तो सर्किट तो कुछ ऐसा बना हुआ है, और जब वो बी पे शिफ्ट हो जाएगा तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। आपने कहा अब वही चीज है, अब यहां पर सी इक्विवेलेंट इनिशियल कितना था, आपने कहा सर 2C, सी इक्विवेलेंट फाइनल कितना हो जाएगा, आपने कहा अरे सर वो तो वही चीज होगी ना 2C/3। तो अब इनिशियली चार्ज कितना था, आपने कहा सर 2CV, यहां से V था तो इसके पास CV जाएगा, इसके पास भी CV जाएगा, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा 2CV/, ये तो। अच्छा हाँ सर, फिर तो सारी कहानी वही तो है। मैंने कहा फिर तो क्या है, आपने कहा सर वर्कडन में बैटरी कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा भैया देखो सबसे पहले क्यू फ्लो कितना किया, आपने कहा क्यू फ्लो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल चार्ज जो गया वही तो करना है, कितना चार्ज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपने कहा सर 2CV/3 -2CV, अरे सर ये तो निगेटिव होगा ना, माइनस का 4CV/3, अरे सर उसमें उसमें चार्ज बैटरी सप्लाई किया था, इसमें चार्ज बैटरी में वापस आएगा। अच्छा अच्छा हाँ बात भी ठीक है, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, आपने कहा सर डेल्टा यू अब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा हाफ ऑफ 2CV/, फाइनल तो फाइनल ये हो गया 2C/3 हाफ ऑफ 2C 1/2 इंटू 2C/3 इंटू V² माइनस इनिशियली कितना था हाफ ऑफ इंटू 2C इंटू V², तो आपने कहा अच्छा डेल्टा यू भी तो निगेटिव हो जाएगा अब, माइनस का हाफ 2C/3 इंटू V², सॉरी 4C/3 माइनस, यही तो होगा सर, जो पढ़ा है वही करना है, अपने बेसिक स्ट्रांग है सर, आप बार बार फालतू बातें करते हो मेरे साथ। मैं बेसिक हर क्वेश्चन का मेरा मैं वही मेथड है, वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो क्या करेगा, या तो डेल्टा यू को चेंज करेगा या डेल्टा एच को चेंज करेगा। तो सर बैटरी का वर्क डन हो गया माइनस का 4CV²/3, ये हो गया माइनस का हाफ ऑफ 4CV²/3, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, आपने कहा सर डेल्टा एच तो यहाँ निगेटिव आ रहा है, माइनस का हाफ ऑफ 4CV²/3। अच्छा, इस केस में सर्किट हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, यही तो हो रहा होगा, है? गलत है, सही है, क्या है, क्या करना है, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या होगा, अरे यहाँ पे क्या था, यहाँ तो डेल्टा एच पॉजिटिव था मतलब हीट निकली होगी, इसने इतना मेहनत किया, इतना एनर्जी स्टोर हो गया, बाकी बाहर निकल गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ -4CV²/3, मतलब बैटरी ने एनर्जी इतनी खाई होगी, इतनी डेल्टा यू से खाई होगी और इतनी डेल्टा एच से खाएगा, मतलब यहाँ बैटरी चार्ज हुई ना, तो बैटरी एनर्जी खाई है, तो कुछ तो कैपेसिटर वाले थे, इनने अपनी एनर्जी सप्लाई कर दी, और कुछ हीट, ये हीट सराउंडिंग देगा, जहां दी थी वापस मांगेगा भाई, जो मेरे पास जाता हमने तुमको दिया, लेकिन सराउंडिंग से हीट क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, है? जाना तो आसान है, कन्वर्ट करना आसान थोड़ी ना होता है ना, याद है ऑर्डर्ड एनर्जी अनऑर्डर्ड एनर्जी, बताओ क्या गलती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर हम यहां पे सोचें, ये गलत, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने पहले मेरे को नहीं देखा, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, स्टॉप करो, सोचो, मैं चाहता हूं कि आप रोकें, यहां सोचें, आई वॉन्ट यू टू गिव सम टाइम।
सोचा बच्चों गलती क्या हो रही है, क्या बेसिक मिस्टेक आ रही है। अब एक्चुअली यहाँ कंपैरिजन आता है कि हम कैसे इस चीज को समझें कि क्या फंडामेंटल हम गलत कर रहे हैं। तो अगर हम फंडामेंटल मिस्टेक की तरफ मूव करते हैं बच्चा, तो व्हाट एक्चुअली विल हैपन, आप देखो जरा एक बार यहाँ पे देखो क्या है। हम्म, ठीक है। अगर हम बेसिक मिस्टेक्स की बात करें तो मैंने कहा देखो इस केस में जब ये कहानी डेवलप्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया। व्हाट एक्चुअली थिंग हैपेंड, जब आप देखो वाइसे वर्सा चीजें क्यों नहीं सही हो रही हैं या कब होती हैं कब नहीं होती हैं, यहां पर एक बात को समझना पड़ेगा बेटा आपको। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बेसिक तरीके से समझोगे तो दिखाई पड़ जाता है, कोई खास बड़ा पॉइंट नहीं है बच्चा। यहां पे सी और सी था, तो अगर आप देखो तो इन दो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल कितना है, आपने कहा 0। आप जब एक ऐसा टर्मिनल छेड़ रहे हो, यहां पे 2 CV आएगा, यहां पे CV और यहां CV आ जाएगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि सर देखो अगर आप 0 पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई भी एक्टिविटी करोगे, मतलब आपने यहां किया क्या, आपने बेसिकली यहां का पोटेंशियल जो 0 था यहां का भी 0 था, इसके क्रॉस आपने कैपेसिटर लगा दिया। सोचो कि यहां से कोई कोई पोटेंशियल डिफरेंस था क्या इनके बीच में, मतलब यहां पर जब CV चार्ज है, यहां CV चार्ज है, अगर आप इस लूप में जाओगे भी तो करंट को इधर जाने की जरूरत है क्या, वाई द करंट शुड फ्लो। जब आप 0 0 पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बैठे हो, आप उसके अक्रॉस कुछ भी लगा लो, इन दिस केस चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, बिकॉज यू आर अप्लाइंग द कैपेसिटर। चार्ज कब होता है, उसके थ्रू कब चार्जिंग आएगी, जब पहला पॉइंट आता है कि आप उसे किसी ऐसे दो टर्मिनल के बीच अप्लाई करो जिनके कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब तो वो सर्किट में प्रभाव डालेगा। अगर मैं देखूं तो बोलूंगा कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, नो इफेक्ट ऑन सर्किट। इन दिस केस जब आपका लूप लॉ यहां ऑलरेडी डेवलप्ड है तो कुछ कहानी होनी ही नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अकर होना ही नहीं है। तो इन दिस केस व्हेन यू अप्लाइड, आप यहां कुछ भी लगा दो, आप यहां रेजिस्टेंस लगा दो आफ्टर इट, तो करंट को उधर जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, आप कुछ भी लगा लो, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द सर्किट डायनामिक्स। तो सर्किट के डायनामिक्स में कोई बदलाव आना ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं है। या इसको ऐसे देखा जाए कि लूप लॉ हमेशा फॉलो हो रहा है, आप किसी भी लूप पे चले जाओ तो इधर की तरफ करंट क्यों फ्लो करेगा, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर, इसके थ्रू कुछ होगा ही नहीं, तो देर इज नो इफेक्ट, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट चेंज। इन दिस केस द आंसर शुड बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट चेंज, ये चेंज ही नहीं होगा। तो हीट लॉस कितना होने वाला, आपने कहा 0। वर्क डन में बैटरी कितना होगा, आपने कहा 0। आपने कहा डेल्टा यू कितना होगा, आपने कहा 0। कुछ होना ही नहीं है सर्किट के अंदर। तो जब आप कैपेसिटर या आप अपना स्विच ऐसे दो टर्मिनल क्रॉस ओपन कर रहे हो जहां के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो चेंजेस क्यों होंगे, तो चेंज अगर करेगा ही नहीं। अच्छा, इसके लिए अब ऐसे क्वेश्चन को सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे समझें। जनरली बेटा जब आप ऐसे सिचुएशंस देखोगे जहां पर कैपेसिटर इंक्रीज कर रहा होगा या कैपेसिटर डिक्रीज कर रहा होगा, दो कहानी है। जब भी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा होगा इसका मतलब इट विल डिमांड, तो वहां सर्टेनली आपका क्या बोलते हैं चार्ज का फ्लो जो है वो बनेगा, क्योंकि आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर आपको सीरीज का कोई पार्ट हटाना पड़ेगा, तभी तो उसको इंक्रीज कर पाओगे। भाई सीरीज में जोड़ोगे तो घटेंगे, सीरीज में सॉरी सीरीज के अंदर अगर आप कैपेसिटर ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है, जैसे रेजिस्टेंस साथ होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब सीरीज में रेजिस्टेंस आप ऐड करते जाओगे, और पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो जनरली एक भी सर्किट में जब आप देख रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में दो बातों को बहुत ध्यान देना है। पहले कि क्या सी इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, अगर सी इक्विवेलेंट बढ़ रहा है
तो देर इज द ग्रेट चांस कि आप सिंपल क्यू फ्लो को देखेंगे और क्यू फ्लो वापस से चेंज होगा। क्यू फ्लो चेंज होगा तो कहानी अपने आप सेटल हो जाएगी, फिर कोई आपको चैलेंज नहीं करना है। और इस बात को आप इस बात के इस तरीके से भी समझिएगा बेटा कि जब यहां पर कैपेसिटर था तो वहां पर पूरे सर्किट के डायनामिक्स बदल गए थे। मतलब जब आपका ये कैपेसिटर इस तरीके से लगा हुआ है तो आपने सर्किट को ओपन किया था अक्रॉस टू डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट्स। जब आप इसको क्लोज करोगे बच्चा तो क्या होगा, इस दौरान यहां पे क्या था, कैपेसिटेंस 2 CV/3 था, तो इस पे CV/3, यहां पर CV/3 और यहां पर 2CV/3, यहां पर माइनस का 2CV/3। अब यहां पर दो बातें आती हैं सर, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो एक्चुअली हुआ क्या होगा। पहली बात, बैटरी ने कितना सप्लाई किया है वो हमेशा इस तरफ से देखो। सप्लाई चार्ज को देखना है तो ये जो बैटरी के थ्रू, ये एक लूप आप बना लो। अब ये जो लूप यहां से बन गया, मतलब इन प्लेट पर जो चार्ज आएगा वो थ्रू दिस ही आ सकता है। बैटरी यहां से चार्ज को पास कर सकती है, इनमें तो चार्ज पास करता ही नहीं। तो इन दो प्लेट में जो चेंज होगा वो इस बैटरी के थ्रू किया जाएगा। अपने का सर बात बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंटली सोचते तो आपको बहुत बड़ा लगता सर्किट के अंदर कि सर हम क्या देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, वो सिंपल सी कंडीशंस है। आपको 2 CV आएगा, दोनों चार्ज इसी पे एक्यूमुलेट होने वाले हैं, मतलब वही चार्ज यहां बैटरी से ट्रांसफर किया जा रहा होगा। अब सर्किट के पूरे डायनामिक्स चेंज होंगे, तो जब इसको करेंगे तो ये चार्ज इसमें लूप इन करेगा और ये 2 CV वाला 3 बाई चार्ज था वो इसके क्रॉस घूम के इस पूरे कैपेसिटर को न्यूट्रलाइज कर देगा। भाई फंडामेंटल कहानी तो यही होगी ना। और यहां से एक चार्ज पूरा घूम के आएगा जो इसको 2 CV चार्ज दे देगा। तो दिस एनर्जी विल बी लॉस्ट, या ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा यहां सेल्फ सर्कुलेशन पे, और यहां पर बैटरी मूव करेगी तो यहां से इसका फाइनल चार्ज होगा वो CV और इसका भी फाइनल चार्ज होगा वो CV बन जाएगा। तो 2 CV/3 का चार्ज दोनों तरफ आएगा, मतलब यहां से 4 CV/3 का चार्ज सप्लाई होगा जो दोनों पे जुड़ेगा, और यहां से 4 CV/3 का चार्ज निकल के जाएगा। तो फ्रॉम हियर एक 4 CV/3, अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितना चार्ज AB से पास करेगा, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास फ्रॉम AB, तो AB से कितना चार्ज पास करेगा, तो 4 CV/3 तो इसका गया और प्लस 2 CV/3 इसका भी जाएगा। तो चार्ज फ्लोन थ्रू AB, चार्ज फ्लोन थ्रू AB, AB से जो चार्ज निकल के गया, इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज 4 CV/3 प्लस 2 CV/3, इट्स कम्स आउट टू बी 2 CV। इस AB से ये चार्ज मूव करके जाएगा। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत, कोई पर एनर्जी हमेशा कंजर्व है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ये आप वर्क डन बाय बैटरी जो आप बोल रहे हो वो डेल्टा U प्लस डेल्टा H, इसको क्या बोलते हैं, ये यूजफुल नहीं है या ये बेसिक्स नहीं है या ये वैलिड नहीं, ये वैलिड है। लेकिन बेटा जब चार्ज फ्लो हुआ ही नहीं तो आपने क्यों फ्लो, गलत क्या था आप जो ये लिख रहे हो, दैट क्यू फ्लोन जो है दैट इज C इक्विवेलेंट फाइनल इंटू V माइनस C इक्विवेलेंट इनिशियल इंटू V, ये गलत है। ये हमेशा सही नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। C इक्विवेलेंट फाइनल सर्किट के यूजफुल हो भी रहा है वो कैपेसिटर की नहीं हो रहा है, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा। समझ में आता है? इसलिए यहां पर एक गलती थी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने गलती सुधार ली होगी। तो एक और जल्दी से फ्लो पे चलते हैं और फिर हम लोग डायरेक्ट्रिक में मूव करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको समझानी है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन एक और है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो एंड नोडल। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर मैं आपको यहां पर एक चीज डेवलप करूं और मैं आपको बोलूं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज की बेसिक है, क्योंकि यहां पर नोडल मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको समझाया था, एक क्वेश्चन दिया था, सॉरी समझाया तो नहीं था बहुत ज्यादा नोडल के ऊपर, बट यहां पर एक क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन को मैं यहां पर अलग तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन कहीं और का नहीं है, हमारे मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे मॉड्यूल्स के अंदर ये क्वेश्चन है, कोई कोई बड़ा वो नहीं है। पूछा गया फाइंड द चार्ज फ्लोन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितना चार्ज फ्लो करेगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आफ्टर क्लोजिंग द
स्विच, बस खत्म। कैसे करोगे? अब समझो बात। आपने कहा सर सोचिए क्या एसीबी कितना चार्ज गया होगा। अब ये चार्ज गया होगा, इस सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ मल्टीपल बैटरीज हैं, बैटरी भी कितनी है, एक बैटरी, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, चार बैटरी, चार बैटरी हैं, कैपेसिटेंस है। कैसे सोचें इसको। हमेशा जब चार फ्लो की बात की जाएगी तो हमें सर्किट हमेशा दो तरीके सोचना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल। अगर मैं इनिशियल और फाइनल कंडीशंस की बात करूं तो मैं इसी को डायग्राम बना लेता हूं। अगर मैं इनिशियल बात करूं, सोचना जरा, इनिशियली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनिशियल। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनिशियल अगर आप देखेंगे, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या करें। आप अगर देखो सर, अब जहां मल्टीपल बैटरी इन्वॉल्व हो गई, ऐसे केस सॉल्व करने के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा सीरीज पैरेलल ऐसा कोई सहारा नहीं ले पा रहा हूं। सबसे बेसिक है नोडल। नोडल, मैं कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल नोडल की बात करता हूं। और नोडल के थ्रू ही आप इक्विवेलेंट की बात भी कर पाएंगे, डेरिवेशंस भी आपके पास आप जाएंगे, मैं भी कुछ और बातें बताऊंगा आपको, जरा ध्यान से देखना। 5 10 सबसे पहले नामकरण संस्कार। अच्छा, अभी अभी मैं इनिशियल बात करूं मतलब ये जुड़ा नहीं है। अगर ये जुड़ा नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि ये यहां पर, मैं अब सबसे पहले एक नाम दे दो किसी को। अगर आप कोई भी नाम देना चाहते हो, यहां सबका पोटेंशियल सेम होगा तो आपने बोला ये एक्स मान लेता हूं, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा मैं मान लेता हूं बैटरी एक टर्मिनल यहां पर 0 वोल्ट, अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये कितना होगा तो आपने कहा ये -5 वोल्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और कुछ बना सकते हैं? आपने कहा नहीं। 0 है तो ये 10 होगा। ये कितना होगा? आपने कहा नहीं पता। मैंने कहा वाई मान लो। तो ये वाला वाई होगा तो ये भी वाई होगा। आपने कहा बहुत बढ़िया। यहां कितना होगा? आपने कहा यहां हो जाएगा y-5। अब सबसे पहले मैं उन कैपेसिटर्स की बात करना चाहता हूं जो प्लेट्स इंडिपेंडेंट हैं, जिन पे नेट चार्ज हमेशा 0 होगा। मतलब अगर इनिशियली कोई चार्ज नहीं दिया गया है तो ये कंजर्व रहेगा। तो ये हमारा अनडिस्टर्ब लूप बनता है। जैसे हम लोग बात करते थे ना, ये जंक्शन। तो इस जंक्शन की बात करें तो इस जंक्शन से नेट करंट 0 पास करेगा, तो मतलब नेट चार्ज का फ्लो भी 0 रहेगा। नेट चार्ज का फ्लो 0 रहेगा, मतलब इनकी अपर प्लेट पर अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर चार्ज Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है, सॉरी यहां Q3 है, यहां Q4 है, तो ये नेट चार्ज तो कहीं से आया नहीं। अगर इनिशियली सारी प्लेट अनचार्ज थी तो फाइनली भी सेम रहेंगी, किसी में प्लस होगा किसी में माइनस होगा, नेट मिला के 0 होगा। तो हमारी नोडल क्या बोलती है सिंपल कंडीशन में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इट शुड बी इक्वल टू 0। Q1 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे कैपेसिटेंस इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस C इंटू V1 प्लस C इंटू V2 प्लस C इंटू V3 प्लस 2C इंटू V4, इट शुड बी इक्वल टू 0। V1 क्या हो गया? इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, V2 इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, V3 इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, सॉरी इसके अक्रॉस पोटेंशियल, और V4 इसके अक्रॉस। यही है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आपने कहा सर कुछ खास बड़ी बात नहीं दिखाई पड़ती है, यहां से दिखाई पड़ जाएगा मुझे। अच्छा, दो वेरिएबल है मतलब मुझे दो इक्वेशन तो चाहिए होंगे, मतलब दो लूप तो चाहिए होंगे। अभी बनाते हैं, पहले V1 लिख देते जल्दी से। तो C इंटू इसी पे निकाल रहे तो ये वाला हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल मानना पड़ेगा। तो x माइनस ऑफ y-5 है ना, प्लस C V2, x यहां का y है तो x माइनस वाई, प्लस C इंटू V3 हो जाएगा x, और यहां पर निकालोगे तो ये आ गया x-10। तो x-10 अपॉन -10, तो x-10 और 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस ऑफ -5 इंटू 2C, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। अब जैसे आप करेंगे तो C तो सबका खत्म, C तो निपटा दो सबके। आपने कहा C निपट गए, क्या बन गई इक्वेशन? x, ये x एक इधर, x 3x और 2 5x बन गए, 5x माइनस का y एक यहां, माइनस y एक यहां, इधर कुछ नहीं, माइनस का 2y यहां बन गया, प्लस का 5 इधर, माइनस का 10 इधर, 5 प्लस हो जाएगा प्लस का 10, तो +10 -10 कैंसिल, माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5 यहां पे,
तो प्लस का 5 शुड बी इक्वल टू 0, तो मतलब दिस इक्वेशन शुड बी -x - 2y, इट शुड बी इक्वल टू -5। मैंने कहा बहुत बढ़िया। x और y सेकंड निकालना, तो एक और लूप चाहिए, जरा कोपचे में आके ढूंढो। एक और लूप आपको घूरता हुआ दिखाई पड़ेगा, देखो ये भी तो तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर इसको मैं यहां से खींच लूं तो ये, अगर कहीं पर भी आपने कोई वायर कट नहीं किया है, अनकट लूप्स है ना, कोई वायर कटिंग नहीं करी आपने, राइट, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब कोई चार्ज आएगा तो वायर के थ्रू आएगा ना मालिक, है ना। तो अगर चार्ज ही नहीं आ रहा तो काहे की टेंशन है, तो फिर ऐसे घूम के आएगा, मतलब इस पे कोई नेट चार्ज तो नहीं कहीं से आया होगा। आप लोग का बैटरी दे सकती है सर, आपने इसके अंदर बैटरी है, अरे भैया बैटरी चार्ज बनाती नहीं है, बैटरी एक तरफ से लेती दूसरी दे देती है। बैटरी इज नॉट द चार्ज प्रोड्यूसर, बैटरी इज जस्ट अ मीडियम टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। चार्ज नहीं बढ़ा देती जोर बैटरी चार्ज सप्लाई, चार्ज सप्लायर नहीं है बैटरी, याद रखना भैया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करती है वो, तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, तो इसमें क्या दिक्कत है। आपने कहा बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा देखो भाई, अब यहां इक्वेशन की बात करें तो वापस से वही सेम, इसको कैपिटल क्यू से दिखा देता हूं। मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, इसमें भी तो 0 होगा। तो अगर मैं इस पर लूप लगाऊं, लूप नंबर 2, तो ये अगर y है, y -5, इस पे x जाएगा, तो y -5 - x इंटू सी प्लस, ये y है तो ये भी y है, तो y -x। हमेशा जो जंक्शन आपने लिया है, जहां से आप देख रहे हो, उस जंक्शन से नेट करंट 0 है, तो वही जंक्शन से नेट चार्ज फ्लो भी 0 होगा। वही सिंपल कंडीशन है, y -x इंटू सी प्लस, यहां पर y आ गया तो y -10, तो y -10 इंटू 2c, इट शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये कहानी बन गई। तो यहां पे कितना आ गया, y 1 2 3 y है, तो 3y हो गए, x एक x ये है, -x एक इधर है, और ये कुछ नहीं, तो माइनस का 2x बन गया। सी सबका कैंसिल हो चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -5 यहां पर है, -20 यहां है, तो उधर जाके 25 हो जाएगा ये। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, 3y - 2x, इट शुड बी इक्वल टू 25। सही है, कुछ गलत तो नहीं किया हमने। y यहां पर है, x यहां पे, x यहां पे, और यहाँ पे 5x है, एक से मिल गया ना, एक x ये, एक x ये, 3x ये हो गए, और 2x एक इधर आ गया, ये भी ठीक हो गया, और y -5 - x, और यहाँ से हमारे पास ये दोनों चीजें निकल कर आ गई। तो मेरे पास कंडीशन यहाँ से x और y की भी निकल कर आ जाएगी, जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 चेक कर लेने को, गलती तो नहीं करी ना मैंने। 5x - 2y, y यहाँ से 2 बनेंगे, एक ये -y, एक ये -y, ठीक है ना, और x यहाँ से बन गए 5, 2x 1 2 3, 3x यहाँ से अपने पास y बन गए 3y, और x बन गए 2x, ठीक है ना। तो अब मैं इसको करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, सिंपल कंडीशन है। तो ये तो इनिशियल कंडीशन निकल के आ गई, और इन दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x को अगर मैं करना चाहूंगा तो 5 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मैं 3 और 2 के साथ भी खेल सकता हूँ, वो भी एक अपने पास ऑप्शन बनेगा। बोथ ऑप्शंस कैन बी डिफाइंड, इजिली बन सकते हैं, ताकि मैं सब पे सर्किट की बातें कर पाऊँ। एक तो ये तरीका हो गया, मैं एक्स और मैं पूरा सर्किट खोल दे रहा हूँ एक बार, ताकि अपने पास क्लियरली कहानी निकल कर आ जाए। ठीक है, 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 कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, एक बार चेक और कर लेते हैं, है ना। गलती पर देख ले, कुछ गलती लग रही है इसमें, कुछ हो रही है, क्योंकि 4 3 y, एक y ये, एक y ये, अब एक 2 भी तो आएगा, ये 20 के अंदर 2 है, तो ये 4y हो जाएगा। भाई मैं कहूँ कुछ एक डेटा मेरा मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूल का हमारे है। 4y, ठीक है, हाँ अभी डेटा ठीक हो गया, ये हो गया 4y, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इजीली इक्वेशन कट जाएगी, क्योंकि इक्वेशन तो मुझे याद था कि इक्वेशन फटाफट आ जाती है एक ही मल्टीप्लाई। तो इसको करेंगे तो क्या हो गया, ये आ गया 10x - 4y, इट इज इक्वल टू माइनस का 10। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 10, तो 8x इट इज इक्वल टू
15, हाँ अब ठीक है ना। x बराबर आ जाएगा 15/8। एक्स आ गया, वाई आ गया। अब आप किसी पे भी आप निकाल सकते हो चार्ज। हाँ, सब कुछ निकाल, मैंने सब कुछ लिख दिया ताकि अपने को कहानी एग्जैक्टली दिख जाए। अच्छा, फाइनल पे निकालना है, तो अभी हम लोग क्विक सॉल्यूशन की तरफ तो मूव कर ही रहे हैं, इसके अलावा एक और हम सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। इसी कहानी का फाइनल भी बना लेते हैं और फिर अपन समझेंगे कि चार्ज कहां से आया होगा। फाइनली जब इसको मैंने ऐड कर दिया तो अब तो एक लाइन का क्वेश्चन बन गया। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देख, अगर ये जीरो तो ये भी जीरो, और ये जीरो तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। अरे बाबा, कितना बढ़िया हो गया काम। कोई टेंशन है क्या अपने को? कोई परेशानी बोलो भाई। इज इट क्लियर? का कोई परेशानी है क्या? कोई शंका है क्या? आपने कहा नहीं नहीं सर, ये तो समझ में आ गया। तो अगर अब मैं यहां से बात करता हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि यार देखो यार, एक चीज समझ में आ जाती है कि अगर मुझे एक्स निकल के आ गया तो मैंने कहा यार ये जीरो जीरो हो गया। अब आपसे पूछा जाए ए बी से कितना करंट फ्लो किया, ये पूछा गया। लेकिन पहले क्या मैं चार्ज निकाल ले तो फाइनल कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये जीरो जीरो तो ये जीरो, तो ये 10 है, और ये 10 है, ये जीरो है, तो ये हमने एक्स माना था, ये एक्स, तो एक वेरिएबल अपने आप ही कम हो गया मेरा। एक लाइन में वेरिएबल ही खत्म। वेरिएबल खत्म तो कितना हो गया? तो एक्स माइनस, सॉरी ये जीरो है तो ये -5 हो जाएगा, माई मिस्टेक। तो एक्स, इसी लूप की बात कर रहे हैं ताकि मैं एक्स को निकाल पाऊं एक लाइन में। टक 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 टक। लूप नंबर 1 में कितना हो गया? एक्स माइनस ऑफ -5 है ना, इंटू सी प्लस एक्स -0 इंटू सी प्लस एक्स -10, वो भी जीरो है तो -10 इंटू सी प्लस एक्स। ये जीरो होगा तो ये -5 हो जाएगा, तो जीरो माइनस तो माइनस ऑफ -5 इंटू 2c, इट शुड बी इक्वल टू 0। अगेन यहां पे देखेंगे तो 1 2 3 और दूसरा ये 5x था, तो ये 5x आ गया। सी 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 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, ये भी आपस में कैंसिल। ये प्लस का 5x प्लस 5, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर आ गया -1 वोल्ट। x आ गया -1 वोल्ट, मतलब अब मैं कहीं पर भी निकाल सकता हूं चार्ज, जो चाहिए बोलो भाई हाँ या ना। और अगर मैं कहीं पे भी चार्ज निकाल सकता हूं तो मेरे भाई मेरे को एक बेसिक सी बात समझा दो। क्या नया क्या करें सर? पूछा तो नहीं गया ना सब पे चार्ज, पूछा गया है बताओ कितना ए बी से चार्ज गया। मैंने कहा अच्छा सोच, अगर ए बी से जो चार्ज गया होगा वो गया कहां होगा। अगर मैं सोचूं तो ए बी से चार्ज अगर इधर आया होगा या इधर आया होगा तो गया कहां। आपने कहा देखो सर, इसके जुड़ने के साथ जब ये नहीं जुड़ा था यहां पे, जब ये नहीं जुड़ा था यहां पर, तो यहां पर क्या था? ये लूप पूरा हो जा रहा था। कौन सा लूप? ये वाला। मतलब इन तीन सर्किट का नाम दे दूं, ए सॉरी इनको नाम दे देता हूं मैं 1 2 और 3। तो अब बोलूं कि चार्ज इन तीनों पे कितना था इस वाले पे, तो यहां पे अगर ये Q1 था प्लस ये Q2 था और प्लस ये Q3 था, तो इनिशियली तो चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये जीरो है। अब इन तीनों पे जो चार्ज आएगा वो आएगा तो इसी रास्ते से, और कोई रास्ता है क्या? तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 इनिशियली। अब देखना, उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई इसलिए ताकि आप सॉल्व करना सीखो। ऑब्जेक्टिव आंसर निकालने को होता तो मैं एक लाइन पहले निकाल देता। अब समझना, अब ये पहले से ही था, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इट शुड ऑल्सो बी, जो भी फाइनल जो बनेगा इट इज सप्लाइड फ्रॉम ए बी। आपने कहा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो चार्ज तो निकालना है, तो ये जीरो है, तो बताओ कितना चार्ज होगा। तो Q1 की बात करोगे तो क्या बन गया? आपने कहा देखो Q1 इस वाली प्लेट पे चार्ज है, यहां -5 है, x बराबर -1 हो गया। तो क्या लिखोगे? हमेशा पॉजिटिव लेना है उसको। -5 लिखने का तरीका -1 इंटू सी प्लस, यहां जीरो है ऊपर, तो 0 माइनस ऑफ -1 इंटू सी प्लस, यहां जीरो है यहां 10 है, 0 -10 इंटू 2c, इट शुड बी इक्वल टू 0। कितना आ गया? आपने कहा माइनस का 6, सॉरी प्लस 4, माइनस का 4c प्लस का 1c माइनस का 20c, इट शुड बी इक्वल टू 0। और इट शुड बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। 0 क्यों कर दिया मैंने उसको? यही तो फाइनल चार्ज आ गया। तो कितना हो गया ये? Q फाइनल इज इक्वल टू 23
23 माइनस का 23 माइनस का 23C, इसका मतलब नेट चार्ज जो आया वो इन प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो Q1 माइनस का नेगेटिव इधर आया तो मतलब प्लस का चार्ज इधर गया होगा, माना जा सकता है। तो वी कैन वेरी सिंपली से कि ए बी से जो चार्ज है वो ए से बी की दिशा में कितना, इनिशियली 0 था, फाइनल ये है, तो डेल्टा क्यू तो लिखना था। इट शुड बी इक्वल टू माइनस का 23 सी माइनस 0, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का 23C। माइनस चार्ज ये दिखा रहा है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव का आया है, मतलब पॉजिटिव का फ्लो अपोजिट सेंस में किया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, मुझे इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई एक्स और वाई जो मैंने निकाले हैं कोई नीड नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतने में ही सॉल्व हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये बात क्यों सीखी, ताकि मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोडल आप तक पहुंचा पाऊं, या एक्स और वाई से कहानी कैसे बन सकती है, क्या क्या चीजें, वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी। तो होपफुली आप लोगों को वो कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बेटा बातचीत करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, तो जल्दी से आ जाइए। नोडल की बात हो गई, अब हम लोग छोटी सी बात कर रहे हैं गेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर किसी गेम की चर्चा की जाए तो डाइलेक्ट्रिक्स के गेम को हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे। पहला, हम लोग बात करेंगे बाउंड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, एक क्विक बाउंड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक विदाउट पोलराइजेशन, है ना। हम लोग पोलराइजेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको बेसिक तौर पे हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा समझा दूंगा, ताकि आपके मन में एक आइडिया निकल कर आ जाए। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक और मोशन, ठीक है। चलो जल्दी शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं फोर्स की कैलकुलेशन के बारे में। मोशन ऑफ डायरेक्ट्रिक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पर होता है। माउंट चार्ज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वही पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से डिस्कस शुरू करें। आ जाओ भाई, है ना। तो पहला पॉइंट आ गया अपने पास, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक्स और गेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से है, डाइलेक्ट्रिक की कहानी क्या है, और ये सारी चीजें आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझी हुई होंगी। तो एक बार पूरी अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं, फोर्सेस को समझते हैं, क्या कहानी कैसे बन रही है, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस को देखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं आपके साथ, तो समझना जरा पहले ध्यान से कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को किसी भी कैपेसिटर के बीच में लेकर आते हैं तो एक्चुअली फिनोमिना होता क्या है, व्हाट एक्चुअली अकर्स। तो ये कैपेसिटर की कुछ फील्ड्स होती हैं, और जब इन प्लेट्स के बीच में कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक आ जाता है, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक आ जाता है मेरे दोस्त, तो इसके अंदर एक बड़ी प्यारी सी बातें आती हैं कि यहां आता है एक चार्ज जो इस पे इंड्यूस होता है। और डाइलेक्ट्रिक फंडामेंटली देखा जाए तो हम लोग तो कहते हैं कोई मटेरियल हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज, तो डाइलेक्ट्रिक को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट जस्ट अ इंसुलेटर। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज द एक तरीके का इंसुलेटर टाइप का हो जाता है, जो फंडामेंटली चार्ज को अपने साथ इसके अंदर पोलैरिटी आती है। जब हम यहाँ पर एक चार्ज Q और यहाँ पर एक चार्ज माइनस Q देते हैं बेटा, तो जब एक प्लेट के ऊपर चार्ज Q और माइनस Q आता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक माइनर पोलैरिटी क्रिएट होती है, और उस पोलैरिटी के कारण यहाँ पर और यहाँ पर कुछ चार्जेस अराइज होते हैं, और इसके अंदर एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जिस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट रिड्यूस होती है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रह जाती है दैट इज ई नॉट माइनस ई, इसी को हम बोल देते हैं कि जिस फैक्टर से रिड्यूस, इसको बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फंडामेंटल आपने पढ़ा है। और इसके सरफेस पर यहां पर एक कुछ चार्ज आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज बाउंड चार्जेस ऑन द सरफेस, क्यू बाउंड दैट इज डिफाइंड एज क्यू नॉट 1 - 1 अपॉन के, फिर इट इज डिफाइंड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक तरफ माइनस इधर आएगा और प्लस इधर की तरफ आ जाएगा, ये ध्यान, क्यू बी से दर्शा दे रहा हूं, क्यू बी कंपाउंड चार्ज, ठीक है ना।
अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग तरीके से है, ओरिएंटेशन अलग अलग तरीके से है, तो उनका वेरिएशन भी अलग अलग तरीके से हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातचीत कर लेते हैं कि भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब लगाए जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें और क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आज उन पर बेस्ड होंगी बहुत सारी बातें। तो अगर आपसे बात की जाए डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब यहां पर आपका बाउंड चार्ज जो है हर केस में अलग अलग हो सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन द वेरी सिंपल कंडीशन। हम लोगों ने इस बात को समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई की होती है, लेकिन ई नॉट अलग अलग हो सकता है। ये एक बेसिक सा पॉइंट है जो पहले अपने दिमाग में सभी बच्चे रख लें, क्योंकि कई बच्चों के मन में इसमें थोड़ी बहुत परेशानियां जो है वो रह जाती हैं। आई वॉन्ट कि ये क्लियर कर लिया जाए। अगर यहां पर एक सिंपल सा केस, और इस केस के थ्रू करेंगे हम लोग सारी बातें एक साथ फिनिश। एक इधर की तरफ आ गया, एक इसके बगल में आ गया यहां, अगर यहाँ पे चार डाइलेक्ट्रिक आपको दे दिए जाए ऑफ डिफरेंट डिफरेंट के, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या होती है उसके पीछे की फंडामेंटल रीजनिंग, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जल्दी से करते हैं। अगर यहां पर कोई एक चार्ज क्यू और यहां पर एक चार्ज माइनस क्यू है बेटा, तो इन दिस केस अगर ये चारों डाइलेक्ट्रिक अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, पहले समझना इस बात को कि चारों डाइलेक्ट्रिक अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए, और ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है और ये K4। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है बेटा, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करें, हाउ शुड आई डिफाइन इट, शुड आई डिफाइन इट इन दिस वे और शुड आई डिफाइन इट इन दिस वे। कौन सा बेटर वे होता है बच्चा, राइट? तो अगर हम यहां पर बात करें तो दिस इज द एक्चुअली रॉन्ग वे, दिस इज द एक्चुअली करेक्ट वे। क्यों होता है ये रॉन्ग और ये करेक्ट, आपने कहा सिंपल सी कंडीशन है, रीजन समझा जाए तो यहां पर इस रीजन की बात करोगे तो यहां की कहानी पूरी है, क्योंकि यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रहेगी, और इस रीजन की कहानी अलग रहेगी क्योंकि यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगी। ये क्यू चार्ज है, इसका कुछ पोर्शन यहां पर होगा, यहां पे चार्ज Q1 होगा, यहां पे चार्ज Q2 होगा, ये आधी प्लेट यहां से पूरी अलग हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी बदलेंगी। तो यहां पर आधे पोर्शन में कुछ Q1 का होगा, यहां पे कुछ Q2 का, मतलब चार्ज डेंसिटी विल बी डिफरेंट इन सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिफरेंस। यहां का जो ई नॉट होगा, तो इसको मैं ई नॉट 1 लिखूं अगर मैं, तो ई नॉट 1 और यहां का ई नॉट 2 अलग अलग होगा, दोनों डायरेक्शन का ई नॉट 1 ई नॉट 2 अलग अलग होंगे। ये बात अपने को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ लेनी है। तो ई नॉट 1 जो होगा वो Q1 डिपेंडेंट होगा, जो Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के करस्पॉन्डिंग आएगा, और ई नॉट 2 जो होगा वो Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। और Q1 Q2 अपन सिंपल इस तरीके से देख सकते हैं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। करस्पॉन्डिंग हमारे पास कैपेसिटेंस होगा, इसके क्रॉस लगी हुई बैटरी की बात कर रहे होंगे, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है यहाँ की, यहाँ से यहाँ के बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग हम सारी की सारी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये 1/C1C2, ये 1/C1C3 है, तो चार्ज जो होता है दोनों क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर रखना है, तो Q1 Q2 का रेशियो इनके C इक्विवेलेंट के रेशियो पे डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब Q1 अपॉन दिस C इक्विवेलेंट इट शुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन दिस C इक्विवेलेंट। अगर K1 K2 की वैल्यूज दी होती तो हम लोग आई थिंक बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये सिंपल सी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E नॉट 1/K1 होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E नॉट 1/K2 होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज E नॉट 2 अपॉन K3, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E नॉट, सब में E नॉट सेम नहीं बेटा, याद रखना, E नॉट ऊपर का अलग होगा, नीचे का E नॉट मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस दैट इज डिफाइंड एज E नॉट, तो वो अलग अलग होगा। तो ये फिनोमिना पूरा अलग है, ये फिनोमिना पूरा अलग है, दोनों की कहानी पूरी अलग रहेगी। ये बात हम सभी बच्चों को दिमाग में रखनी है। ये छोटा सा कंफ्यूजन जो आपके मन में कभी कभी आता है, मैंने उसको भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ताकि यहां पर अगर कोई पेन एरिया है तो वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। अब आते हैं मुद्दे के पेन एरियाज के ऊपर कि बेटा अगर किसी डाइलेक्ट्रिक की बात की जाए और चार्जेस को मूव किया जाए, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाए, डाइलेक्ट्रिक को निकाला जाए, कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, कीपिंग द चार्जेस आइसोलेटेड, इन दोनों चीजों में क्या क्या फर्क होता है, तो आइए बात कर लेते हैं फटाफट। डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन,
और इसके बाद एक करेंगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी बेहतरीन चीजों को सीखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन की अगर बात की जाए तो पहले केस की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बात दे देते हैं केस 1, नो बैटरी कनेक्टेड। अब इसमें नई बातें क्या क्या हैं, जरा उसको समझ लेना। अगर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है और आपका डाइलेक्ट्रिक को किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है, तो उस केस में किस तरीके से करंट का फ्लो होगा, किस तरीके से पोटेंशियल चेंज होगा, उसका क्या वेरिएशन आने वाला है, क्या एनर्जीज आएंगी, इन ऑल द केसेस हम उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अगर कोई एक डाइलेक्ट्रिक है जिसको इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ, डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं कुछ L है, और इसकी भी थिकनेस जो है मान लेते हैं 2L है या समथिंग ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं। जब ये इंसर्ट करेंगे तो यहां पे दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी इंस्टेंट पर इस पर ये x डिस्टेंस अंदर आ गया है, तो बताओ क्या फोर्सेस अराइज हो रहे होंगे। अगर इस वाले पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज दे दिया गया है, और ये एक डाइलेक्ट्रिक है, तो यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज आएगा और यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज आएगा। लेकिन जब यहां पे डाइलेक्ट्रिक्स आता है, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक को किसी सरफेस पे रखा जाता है, तो यहां पर ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज अराइज होता है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज अराइज होता है, और इसके कारण एक फोर्स यहां पर लगता है जो इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर की तरफ पुश कर रहा होता है या अंदर की तरफ पुल कर रहा होता है टुवर्ड्स द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर की तरफ ये पुल करेगा, आपने कहा सर बिल्कुल पुल करेगा। और ये फोर्स कितना होता है, कितना लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लोली, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू इंसर्ट द, अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो फोर्स किस तरह दिखाई पड़ेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, आइए इसको समझते हैं। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं एफ एक्सटर्नल टू इंसर्ट इट स्लोली। तो एफ एक्सटर्नल टू इंसर्ट इट स्लोली, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे ये काम अपना सेट हो जाएगा। हमको दिखाई पड़ रहा है कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर की तरफ लगेगा, आपने कहा बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा, कैसे लगेगा, आपने कहा सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर, यहां पर एक तो आएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो इसके बीच में अराइज हो रहे हैं, राइट, जो इसके चार्जेस जो है यहां पर जो चार्जेस हैं वो अराइज कर रहे हैं, प्लस आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल करोगे। जो नेट वर्क डन होता है वो कहां दिखाई पड़ेगा, या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज होंगे, कुछ भाई कुछ तो दिखाई पड़ेगा। ठीक बात है, यहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो है नहीं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूले में वो हमने यहां लिख ही लिया, तो उससे हमें लिखने की कोई खास जरूरत है भी नहीं। कोई हीट लॉस, पहला पॉइंट सर यहां पर हम डेल्टा एच को भी जीरो मानते हैं। क्यों, आपने कहा सर स्लोली इंसर्शन है, इसका मतलब सडन चार्ज फ्लो नहीं होगा, स्लोली इंसर्शन है, इसलिए यहां पर हम लोग इसको जीरो कंसीडर करेंगे। आपने कहा बहुत बढ़िया बात है, मैंने कहा बहुत अच्छा। तो अब वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो गया, आपने कहा सर अगर मैं बात करूं तो लिख सकता हूं माइनस का डी यू प्लस एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, यही तो है, इट शुड बी इक्वल टू, आपने कहा सर ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर मैं डी यू की बात करता तो अगर ये dx डिस्टेंस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर देखो कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली डिफाइन कि अगर यहां से ये dx डिस्टेंस अंदर जाएगा तो फंडामेंटली कितना चेंज हो रहा है कैपेसिटेंस, तो वही तो हमें बात करनी है। तो कितना du चेंज हुआ, जितना यहां एनर्जी बदल रही है, एनर्जी बढ़ रही घट रही है, तो आपने कहा देखो सर Q कांस्टेंट है और यहां पर कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है पहले सोचना जरा एक बार। तो आपने देखो कैपेसिटेंस की बात करेंगे, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा, जितना डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा k टाइम्स इंक्रीज करता है, तो अगर c इंक्रीज करेगा, अगर c इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर डिक्रीज कर रही एनर्जी तो कहीं ना कहीं जा रही होगी, इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन हो रहा होगा। तो जितना यहां पर du घटेगा उतना यहां पर एक्सटर्नल का वर्क डन उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, ताकि दोनों बातें आपस में बैलेंस आउट हो जाए।
अच्छा भाई, ये बात भी ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, तो सी को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? मैंने कहा देखो भाई, अगर आपने इसको 12 यहां पर एक्स डिस्टेंस अंदर आया, टोटल डिस्टेंस यहां पर है, तो सी बराबर क्या हो गया? आपने कहा एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इसकी थिकनेस ऑफ प्लेट को मैं बी मान लूं, तो आपने कहा बी इंटू 2l-x एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इनके बीच की दूरी को डी मान लेते हैं, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो प्लस एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एक्स बाई डी। अगर ये dx लेंथ पर इंक्रीमेंट आता है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो वी कैन, या तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं, तो आपने कहा dc इट इज सिंपली इक्वल टू, या dc बाई dx, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये, सॉरी ये k टाइम्स हो जाएगा, माय मिस्टेक। तो एप्सिलॉन नॉट b अपॉन डी यहां पर आ जाएगा बेटा, और यहां आ जाएगा k-1 x का डिफरेंशिएशन, x खत्म हो जाएगा, डॉट dx। इस रेट से आपका जो dc बाई dx है वो इंक्रीज कर रहा है। अरे इधर क्यों लिख दिया मैंने? तो अब या तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि सर dx अंदर आएगा, तो जहां पर इसको एक लाइन में लिखने का सिंपल तरीका था कि अगर सर यहां पर dx इतना बढ़ गया, तो पहले यहां पे कितना था? आपने कहा एप्सिलॉन नॉट बी इंटू dx, अब क्या हो गया? k टाइम्स हो गया, तो कितना चेंज हुआ? k-1 इंटू dx। सिंपल। तो आपको वही चीज लिखनी थी, मैंने वो चीज थोड़ा सा बड़ा लिख के करा दी। अगर आप एक लाइन लिखना चाहेंगे तो एक लाइन। तो अब अगर आप देखते हैं, तो जितना डीसी में चेंज हो रहा है, तो डी को आप लिखना चाहें तो वी कैन वेरी सिंपली से द चेंज इन डी यू इट्स सिंपली इक्वल टू हाफ ऑफ, क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई सी। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, इस जगह पे बात करें, तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? आपने कहा इसको डेरिवेट कर सकते हैं, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी का -1 हो जाएगा, ये माइनस का यहां पर आ जाएगा डीसी। तो डी यू बराबर आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का डीसी। बहुत सिंपल कंडीशन, सिंपल सी बात है। आपने कहा अगर मैं यहां पे एफ की बात करता, मेरे लिए एफ कितना हो जाता? एक लाइन की कैलकुलेशन, एक लाइन की बातें। आपने कहा सर एफ एक्सटर्नल फोर्स हमने पीछे की तरफ लगता हुआ माना है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, मतलब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो वी कैन वेरी सिंपली से माइनस का डी यू माइनस का एफ डॉट डी एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो एफ बराबर एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी यू। अगर हम यहां पे बात करें तो एफ शुड बी इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर हो गया? आपने कहा सर ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स, दैट इज कॉल्ड एज एफ। अगर आप देखेंगे एक सिंगल लाइन सॉल्यूशन है, बड़ा बड़ा नहीं, बिल्कुल बेसिक सा सॉल्यूशन। तो आपने कहा कितना आ गया? आपने कहा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, डीसी बाई डी एक्स कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी इंटू k-1। दिस इज कॉल्ड द एफ। अगर आप c की वैल्यू को पुट करना चाहें तो आप यहां से c की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज वेरी सिंपल डिफाइंड, अगर 12 लेंथ थी तो आप उसके टर्म्स में वैल्यूज को भी पुट कर सकते हैं। दिस इज द फोर्स। your c is simply defined as epsilon naught b by d into 2l। बेटा यहां पर आ जाएगा प्लस k-1 इंटू एक्स, यहां पे c की वैल्यू, 12 इज द टोटल लेंथ एंड b इज द डेप्थ। ये आपका फोर्स निकल के आ गया, और ऑब्वियसली द फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ये बेसिक सी कहानी है जो हम लोगों ने समझ लिया। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं उसको भी एक बार क्विकली से देख लेते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर तो आया हूं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको पहले करा देता हूं ताकि आपके मन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग निकल के आ जाए। अब अगर मैं यहां से पूछता कि बेटा अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो लगने वाले फोर्सेस की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। अब अगर एक डाइलेक्ट्रिक है, इफ द डाइलेक्ट्रिक यहां पे Q कांस्टेंट है, अगर यहां पे Q कांस्टेंट और ये पूरी लंबाई पे डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से इंसर्टेड है, और ये लंबाई इसकी 12 की जगह आप इसकी लंबाई को a मान लीजिए, चौड़ाई को b मान लीजिए, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दिया गया है, यहां पे एक चार्ज q है, यहां पे -q है। आपको बोला गया द डाइलेक्ट्रिक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द गिवन पोजिशन। कैपेसिटर dielectric is fully fitted, dielectric is
fully fitted between the plates and slightly displaced. क्या किया इसको? स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया. क्या कर दिया बेटा इसको? स्लाइटली डिस्प्लेस. क्या होगा? मोशन कैसा होगा? आपने कहा देखो सर ये चीज तो समझ में आती है कि अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये बात तो सही है कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. अब मोशन एसएचएम होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा विचार है जो अपने को करना है कि अगर इसको यहां से एक डीएक्स डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर दिया गया, देन व्हाट विल हैपन. अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, डेल्टा एक्स मान लीजिए, और दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, स्लाइटली वर्ड यूज किया गया, तो आपने कहा जैसे इसको डेल्टा एक्स से आगे जाएंगे, चार्ज कंजर्व है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, चार्ज इज कांस्टेंट, द कैपेसिटर इज नोबडी कनेक्टेड, कहीं पर कनेक्टेड नहीं, इसका मतलब कहीं से कहीं कोई एनर्जी की सप्लाई नहीं, कहीं कहीं एनर्जी की जाना नहीं है, या तो इसके अंदर रहेगा या कहीं ऑसिलेशन करेगा. आपने कहा सर ऑसिलेशन की बात तो ठीक है, लेकिन अब आपको मैं दो बातें समझाऊंगा. मैंने आपको पहले बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड अच्छे लिटरेचर में कम देखने को मिलते हैं, और ऐसा क्यों होता है आइए अब उसको समझाने की कोशिश करता हूं. यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा देखो फोर्स निकल के आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स. पहले आप लोग हमेशा फोर्स बहुत बड़ा बड़ा याद करते रहोगे, अगर छोटा सा आपको देखना है तो देख के इसको दिमाग में रख सकते हैं, एंड दैट इज अगेन वेरी बेसिक एंड वेरी इजी पार्ट. तो होपफुली ये चीज तो निकल के आएगी. आपने कहा सर अगर मैं यहां पर सी को लिखूं तो सी बराबर कितना आगे निकल के, आपने कहा एप्सिलॉन नॉट बी. अब ध्यान से समझना, ये लंबाई यहां पर ए है तो ए प्लस, अगर ये डीएक्स डिस्टेंस अंदर जाएगा तो के माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स. ये हो गया आपका सी. तो अगर मैं यहां पे डीसी इंटू डीएक्स लिखता तो ये क्या हो जाता, आप इसको डिफरेंशिएट करते, और अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो एक्स सी सही, तो मैं किसी अगर डी से डीएक्स निकालता तो मैं क्या लिखता, एप्सिलॉन नॉट बी इंटू के माइनस 1. तो ये फैक्टर तो अपना फिक्स आ गया. अपॉन का सी स्क्वायर है. आपने कहा सर बिल्कुल सही है, मतलब फोर्स की वैल्यू जो होगी वो किधर, अच्छा फोर्स लगेगा किधर, तो आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तो वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगा. तो मतलब आपने आगे धक्का दियोगे पीछे आएगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या ये एसएचएम करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, ये इंपॉर्टेंट है सोचना. तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो बोल सकता हूं एफ बराबर हो गया 1/2, अच्छा क्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, डी सी बाई डीएक्स की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट बी, ये जो अपन ने निकाली के माइनस 1, ठीक है ना, ये भी लिख दी. सर लेकिन नीचे वाला फैक्टर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है. अब ये क्या कर गड़बड़ा रहा है, आपने कहा अरे भाई मेरे, यहां हो गया एप्सिलॉन नॉट बी इंटू ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर. एक्स बहुत छोटा याद रखिएगा, तो इसका स्क्वायर बन गया. अच्छा स्क्वायर बन गया तो सब कुछ बाहर निकाल लेते, जो कांस्टेंट है अंदर के टर्म्स को एक बार लिख लेता हूं पूरी तरीके से, ठीक है ना. मैंने क्यू स्क्वायर यहां से बाहर निकाल लिया, आपने कहा बहुत अच्छा है, यहां से ये पूरा टर्म बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बी यहां पर आ गया के माइनस 1, मैंने कहा नीचे यहां से हो गया एप्सिलॉन का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब बाहर हो गया. अब जो एक्स पे डिपेंडेंसी वो सिर्फ इस टर्म की बची, ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर. तो मैंने कहा कुछ देर के लिए आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, और इस पूरे टर्म को आपने कुछ एक कांस्टेंट की तरह एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स सपोज कांस्टेंट C1, ठीक है, ताकि मैं बार बार इतना बड़ा लिखना ना पड़े. तो मैंने कहा ये हो गया अपने पास C1 इंटू, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं और मैं यहां से a बाहर निकाल लूं तो मेरे पास बन जाएगा a 1 प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स बटे ए की होल पावर -2. ध्यान से देखना, करने के और भी तरीके होते हैं, डीएफ को डीएफ बाई डीएक्स भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड सॉल्यूशन दैट कैन एग्जिस्ट. बट ठीक है, अगर आप बेसिक अप्रोक्सीमेशन से जाते हैं तो इट इज नॉट अ बैड मेथड, इज अगेन अ गुड मेथड ए. और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 के माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन ए. ध्यान से देख लीजिए बच्चों, तो अगर हम यहां पर बात करते तो ये फैक्टर आ जाता C1 इंटू ए, जहां पर आप बात करते कि देखो ये फोर्स इस पर लग रहा है, माइनस ये बेटा अगर यहां पर देखेंगे तो ए, और यहां पर 2 अंदर जाएगा और एक ए यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स के साथ एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा. तो आपने कहा देखो यहां पर एक तो ए आ गया और दूसरा कंपोनेंट यहां बन गया, सॉरी तो ये बन गया ए माइनस 2k, और यहां वाला हो जाएगा 2k अपॉन ए इंटू एक्स, और ये आ जाएगा बेटा प्लस का 2 अपॉन ए इंटू एक्स.
और ए यहां से अंदर जाएगा तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए यहां से हटा देते हैं। तो a -2 के, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपकी फोर्स के x के कंपोनेंट के साथ निकलकर आ सकती है। मतलब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आप x में लिख लो तो भी ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा मैंने थोड़ा सा गलती लगी, एक से रुक देना बेटा, इसको थोड़ा सा काट के सही लिख देते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा लिखना, क्यों अननेसेसरी कंफ्यूजन रखें। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो ये a तो इधर आ गया, इसको a तो मैंने बाहर लिख ही लिया, पहले ही लिख लिया, C1 इंटू ए माइनस ये जाएगा तो यहां C1 टाइम्स ऑफ 2k - 1 इंटू एक्स, ये बच जाएगा। आपने कहा बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहां पे बात करते तो इस फैक्टर के साथ अगर मैं बात करूं तो जब इनिशियली, क्योंकि हमारे पास x को तो फैक्टर बहुत छोटा बनेगा, राइट, अगर मैं x को बहुत छोटा लेके चल रहा हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि जो फोर्स होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग तो निकल के आएगा। तो C1 इंटू 2k - 1 इंटू एक्स, ध्यान से देख लो बेटा पहले। तो अगर हम यहां बात करते हैं तो वी कैन वेरी सिंपली से ट्वाइस ऑफ k - 1, ट्वाइस ऑफ k - 1। तो अब यहां पर बात करें तो यही वाला जो फैक्टर होगा, यही वाला फैक्टर तो ओमेगा स्क्वायर को डिफाइन कर रहा होगा। देखो ध्यान से, क्या ये बात समझ में आती है? पक्का है? तो अब इसे ध्यान से देखो ये हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया, लेकिन ये किस कंडीशन में बेटा, ये याद रखना कि ये तभी है जब आपका x बहुत छोटा इन कंपेयर टू द लीनियर डायमेंशन a। ऐसे अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट जेई ने अभी ऐसे में तो पूछे ही थे ना। देखो ना, वो ऑसिलेशन की कंडीशंस पूछी गई थी कि क्या होगा कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछी गई जहां पर f की वैल्यू x की पावर 6 x 12 में ली गई थी। तो एसएसएम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए, क्या ऐसे पूछा जा सकता है? हाँ पूछा जा सकता है, जब हायर पावर x की प्रोपोर्शनलिटीज होती हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा सकते। और यहां पर हमें सिंपल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू खेलना पड़ेगा क्योंकि वही एक कंडीशन होती है। अगर मैं यहां पर बोलता तो टाइम पीरियड कितना हो गया, आप टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और यहां ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा मेरे, तो 2 पाई ओमेगा हो गया C1 इंटू 2k - 1। तो C1 कितना है, आपने कहा C1 हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर, यहां आ गया k - 1 और अपॉन में आ गया एप्सिलॉन नॉट बी, और ये क्या हो गया 2 टाइम्स k - 1, ये बन गया, टुक्की से टुक्की कैंसिल हो गई, क्यू स्क्वायर k - 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जाके 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन क्यू स्क्वायर k - 1 का स्क्वायर। दिस इज द टाइम पीरियड t। अब आप इसको सर्च कर लो, सर्च कर लो कह रहा हूं मतलब इसको देख लो एक बार और इसको दिमाग में रख लो, सर्च कर लो तो ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन है जो अपने को दिमाग में रखनी है अगर सीरीज कंडीशंस की बात आती है। और अब अगर मैं आपसे पूछता कि किस तरीके से अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, आइए इसको जरा एक बार समझते हैं। तो अगर यहां पर बैटरी कनेक्टेड है तो इन दिस केस व्हाट एक्चुअली विल हैपन, एक बार जल्दी से मेरे दोस्त फटाफट देखते हैं ताकि हम केस 2 पर आ जाएं। और इफ बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी का मतलब हो गया कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया जा रहा है। अगर एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया जा रहा है तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि देखो भाई ये बैटरी लगी है, मैंने थोड़ा बैटरी ऐसे लगा देता, अब यहां से आपको एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, ठीक है। अब यहां पर अच्छा इस केस में जो बैटरी लगी होती है ना, तो ऐसे केस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना और बढ़ जाती है क्योंकि फोर्स जो है वो बड़ा प्यारा निकल के आ जाता है। जब बैटरी नहीं लगी होती है, सिंपल चार्ज क्यों होता है तो फोर्स थोड़ा सा नटखट होता है, नीचे एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट आ जाता है, मतलब a माइनस बी एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट निकल के आता है, तो उस केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। बट इस केस में तो बहुत आसान होता है, बड़ा मजा आता है। तो ऐसे केसेस को अगर हमको देखना है तो वी कैन वेरी सिंपली से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया डाइलेक्ट्रिक, हाँ भाई इसको यहां ले आते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि भाई इसकी लंबाई कुछ a है, थिकनेस b है और इसकी कुछ लेंथ l थी, ठीक है ना। अगर इसको किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर छोड़ा जाएगा, इन सेम सिचुएशन, बट अब यहां पे चार्ज सेम नहीं रहता, यहां पे क्या हो जाता है बेटा, यहां पर आपका पोटेंशियल सेम रहता है, डेल्टा वी सेम रहता है आपने कहा। तो यहां पर बैटरी एक और एक्सटर्नल वर्क करने के लिए आ गई। तो नौ अगर हमें यहां पे बात करता, मैं लिख सकता था सी तो वही रहेगा, आपने कहा हाँ तो सी में तो क्या चेंज आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी अगर चौड़ाई है
इंटू ए माइनस एक्स, अगर एक्स डिस्टेंस तक अंदर आ गया, अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई के अपॉन डी। तो अगर मैं यहां पे बात करता तो सी सिंपली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू ए प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ये अपने पास कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा, और कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो डीसी निकल कर आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू डी एक्स, राइट। ये फंडामेंटल कुछ वैल्यूज हैं जो अपने को दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा एक्स नीचे आएगा तो कितना पोटेंशियल में चेंज होगा। अब सोचो यहां पे कि जब ये डीसी निकल के आएगा तो इस केस में यू जो है वो यू बढ़ रहा है, यू बराबर कितना है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वी कांस्टेंट है, पहले में क्यू कांस्टेंट था। अब जैसे एज डाइलेक्ट्रिक मूव्स इनसाइड, बताओ क्या होगा, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, यू इंक्रीज करेगा। आपने कहा एनर्जी बढ़ रही है, मतलब क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी एनर्जी को बढ़ाना चाहेगा? आपने कहा सर देखो ये कहानी है नहीं, ये कहानी है नहीं। एक्चुअली एनर्जी इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर आने से नहीं बढ़ रही है, फंडामेंटली ये बैटरी के काम से बढ़ रही है। ये बैटरियां जो लगी है ये चार्ज को सप्लाई कर रही है। अच्छा भाई, तो अच्छा आपने कहा मतलब अगर मैं सोचूं तो जो dq चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी है कितना करेगी? आपने कहा जितना ये बढ़ा होगा, क्योंकि v तो कांस्टेंट dc इंटू वी, c इंटू वी होता है, dq बराबर dc इंटू वी, तो जितना dx डिस्टेंस मूव करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा उतना ही चार्ज डीसी इंटू वी करस्पॉन्डिंग सप्लाई करेगी। और एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? तो आपने कहा डी बराबर हो गया हाफ ऑफ डीसी इंटू वी स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना हुआ? आपने कहा वर्क डन बाई बैटरी हो गया डीसी इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई वी। तो बैटरी ने काम किया डीसी इंटू वी स्क्वायर। तो बैटरी जो मेहनत कर रही है वो दो मेहनतें कर रही है, बोलो क्या क्या? एक मेहनत कर रही है इस पर चार्ज सप्लाई करके इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, और बाकी एनर्जी कहां जा रही है? आपने कहा बाकी उसे मेहनत करनी पड़ेगी इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर बुलाने के लिए। आपने कहा मतलब क्या हुआ? मतलब बैटरी इस पर एक फोर्स और लगाएगी जो फंडामेंटली इसको अंदर ला रहा होगा और इसको अंदर लाने में एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा होगा। तो फंडामेंटली अगर मैं बोलूं तो मैं अगर यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी फैक्टर को इग्नोर कर दूं तो वी कैन वेरी सिंपली से, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फैक्टर को इग्नोर कर देता तो मैं एक लाइन में इस बात को बोल सकता था कि एफ required to insert dielectric slowly। अगर बेटा एनर्जी इक्वेशन समझो, बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है? आपने कहा यही फंडामेंटल है कि वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई यहां पर पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग आएगी, और तो कोई है नहीं। तो आपने कहा ये तीन का वर्क डन है, तीन मिला के जीरो होना है, सॉरी तीन मिला के काइनेटिक एनर्जी की चेंज। आपने कहा अगर एक कोई प्रेजेंट नहीं होता, मैंने कहा बेटा अगर एक्सटर्नल प्रेजेंट नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपने कहा वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? आपने कहा वर्क डन बाय बैटरी हो गया डीसी इंटू वी स्क्वायर प्लस एक्सटर्नल का वर्क डन आपने कहा नहीं पता, एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स। अब ये आपकी चॉइस है कि आप दिशा किधर मान लेते हैं, क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट लेना है, आप माइनस साइन मान के करें प्लस साइन मान के करें, दिस इज योर चॉइस। यहां पर आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर माइनस का डी यू, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। और अगर ये वाला फैक्टर बेटा जीरो हो गया तो वी कैन वेरी सिंपली से, ये हो गया माइनस का हाफ ऑफ डीसी इंटू वी स्क्वायर, और ये आ गया यहां पे डीसी इंटू वी स्क्वायर प्लस का एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स। अब सोचो फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, अपने आप दिख जाएगा आपको यहां से। तो आपने कहा देखो सर ये प्लस ये माइनस तो इधर आ जाएगा, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स इट शुड बी इक्वल टू, बेटा ये प्लस का डीसी बाई स्क्वायर तो इधर जाएगा तो माइनस का डीसी इंटू वी स्क्वायर बचेगा। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को पीछे की तरफ मान लिया, डॉट प्रोडक्ट को आगे की तरफ, तो माइनस साइन यहां पर भी आ जाएगा, तो माइनस का एफ एक्सटर्नल
डॉट dx अगर मैं लिखना चाहूं तो cos 180 डिग्री को माइनस साइन लिख ही दिया मैंने, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का dc इंटू बी स्क्वायर। अगर मैंने दिशा गलत मानी होगी तो अपने आप फैक्टर निकल के आ जाएगा, तो f बराबर हो गया सॉरी 1/2 मैंने यहां लिखना भूल गया, 1/2 dc बाई dx इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो लगने वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो नीडेड है, दैट इज हाफ ऑफ डीसी बाई डीएक्स इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी। और ये सबसे खूबसूरत बात यहां पर आपको देखने को मिल रही है बेटा कि इट इज प्योरली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, प्योरली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब जो मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, उन बातों से आप अपने आगे तक की बहुत सारे कंफ्यूजन्स को शॉर्ट करेंगे, समझेंगे। पहला पॉइंट, अगर डाइलेक्ट्रिक को, क्योंकि ये जो फोर्स है, अगर मैं यहां से आपसे बोलता कि एक्सटर्नल का जो फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट नेचर का फोर्स होगा, मतलब आपको इसको धीरे धीरे इंसर्ट करने के लिए यही फोर्स लग रहा होगा, या मैं अगर बोलूं तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आगे की तरफ आया होगा वो भी एक कांस्टेंट नेचर का ही फोर्स होगा जो इस पर आगे की तरफ लग रहा होगा, जो उसको डाइलेक्ट्रिक को अंदर घुसेड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज दैट फोर्स ओनली, दिस इज दैट फोर्स ओनली। इज इट करेक्ट ना? इसमें कोई परेशानी तो नहीं? तो एप्सिलॉन नॉट बी इंटू के माइनस 1 अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर, ये आपका फोर्स निकल कर आ गया जो इस डाइलेक्ट्रिक पे लग रहा है। अब इस पे क्या क्या कहानियां हैं जरा वो समझ लीजिए। गेम ऑफ एनर्जी, एक्सीलरेशन, गेम ऑफ एनर्जी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। अब वो क्या क्या चीजें हैं जरा एक बार ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे मेरे। अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को बेटा इसके अंदर पुश किया जाता है, द एक्सीलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अच्छा ये जल्दी शॉर्ट में कि ये कॉमन है, एचसीवी में क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी बच्चों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं भी किया एक बार दिमाग में प्लीज रखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा एफ अपॉन एम, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर अपॉन इसका मास। ये आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि जैसे अंदर जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर अगर इसकी लेंथ कम है तो जब पूरा अंदर घुस जाएगा तो इस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस पर नेट फोर्स, क्योंकि एक्स वेरिएबिलिटी रहेगी नहीं, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है कि व्हेन इट इज फुल्ली इनसाइड द कैपेसिटर, जब ये फुल्ली इनसाइड द कैपेसिटर आ जाएगा तो इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, और वापस से जब ये निकलेगा तो उस पर एक पीछे की तरफ फोर्स लग जाएगा, क्योंकि जब ये अंदर है तो कैपेसिटेंस में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैटरी किसी भी तरीके कोई चार्ज सप्लाई नहीं करेगी। तो वंस इट इज फुल्ली इनसाइड, फिर ये यहां है, यहां है, कहीं पे भी है, अगर ये पूरी तरीके से अंदर है तो कोई बैटरी का वर्क नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंज नहीं है, किसी भी तरीके का एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं और फिर वापस से ये पीछे करेगा, तो वेलोसिटी अगर वो जीरो से शुरू करता है तो वापस जीरो से पर बाहर आ जाएगा, मतलब ये पूरा यहां पर आ जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो जब ये यहां पे था तो अगर ये v बराबर जीरो शुरू करेगा, जब पूरा अंदर आ जाएगा तो v कांस्टेंट हो जाएगा, और जब पूरा बाहर निकलेगा तो वापस इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और इस तरीके से ये पार्टिकल लगातार इसके बीच में एक मोशन करता रहेगा, एंड दैट मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, क्योंकि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मोशन है, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी का मोशन होता है, दैट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ मोशन जो यहां पर हो रहा होगा। क्या बात समझ में आती है? यहां से यहां का टाइम पीरियड, यहां से यहां का टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट की तरह आप सिंपल यूज कर सकते हैं। एक्सीलरेशन आपको पता है कितना होगा, तो आपने सिंपल सी बात की कि तो यहां पे टाइम जो लगेगा दैट इज अंडर रूट के अंदर 2h/g, यहां का टाइम कितना हो जाएगा दैट इज अगेन अंडर रूट के अंदर 2h/g, यहां पर g जो होगा वो एक्सीलरेशन इफेक्टिव की तरह दर्शा दिया जाएगा, और यहां पर जो h है
h is simply defined as the length of this particular thing। जो अगर ये l है तो आप h को l से रिप्लेस कर सकते हैं, आपके लिए सिंगल लाइन सॉल्यूशंस है, नथिंग मोर देन दैट। आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पूरा यहां पे टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा, ये अंदर जाएगा अंडर 2h/g से। सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक हाइट छोड़ा, एक्स डिस्टेंस नीचे है, फिर उछल के ऊपर गया, यहां से यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, तो ये जो मोशन होगा कितना इसको चलना पड़ेगा लेंथ को सेकंड एंड पे पहुंचने के लिए। तो अगर इसकी लंबाई l है और ये लंबाई a है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां का टाइम पीरियड हो जाएगा a माइनस एल अपॉन जो यहां पर वेलोसिटी मिलेगी दैट इज v नॉट। वेलोसिटी यहां कांस्टेंट है, इट इज इक्वल्स टू v नॉट, और v नॉट को आप अंडर रूट ऑफ 2gh लिख सकते हैं। g और h आपको पता है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट अगेन, तो उसकी लेंथ के करेस्पॉन्डिंग 2gl, तो v नॉट क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट के अंदर 2al। तो मैं इसको इस छोटे छोटे वेरिएबल से कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं कि कुछ खास बड़ी बातें नहीं है, फंडामेंटल लेवल पर आपको सिर्फ एनर्जीज को लिखना है और यू कैन सिंपली इक्वेट ऑल द सिचुएशंस वेरी क्लियरली। तो गेम ऑफ एनर्जी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो आपने यहां पे समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, और जिस दिशा में मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, अब वो कुछ थोड़ी और प्यारी सी दिशा है, जहां पर मैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और मूवमेंट हम शो करेंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फोर्स ऑन अ कैपेसिटर प्लेट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्लेट एंड द मूवेबल प्लेट दैट इज अलाउड टू स्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेट, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ ओवरलैप एज शोन इन द फिगर, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज फिक्स्ड। Assume that the plates are electrically isolated so that their charges plus q and minus q are constant in terms of q and the variable capacitance c. Derive an expression for the leftward force on the movable plate. Hint किया है, consider how the energy of the system changes with x. क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उन्होंने। देखो अब यहां पर एक कहानी फिक्स है कि एक प्लेट तो फिक्स ही है भैया, ये नहीं हिल रही, ये फिक्स कर दी मैंने, और दूसरी प्लेट मूवेबल है, ऐसी कुछ। अगर ये दूसरी प्लेट मूवेबल है और ये वाली प्लेट भैया फिक्स है, तो x इज द ओवरलैपिंग। इसको 4 दे दिया गया q, इसको 4 दे दिया गया माइनस q, तो भैया माइनस q ये पूरा यहां तक होगा, कहां होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर मैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो चार्ज विल ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस लेंथ एंड दिस ऑन। पहली चीज, क्यों? टोटल चार्ज होगा वो हमेशा ओवरलैपिंग एरिया पर ही रहेगा, इसके अलावा कहीं और रहेगा ही नहीं। क्यों? फिर यहां पे भी तो रह सकता है, आगे भी तो रह सकता है, इसके इधर भी तो रह सकता है। हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी एनर्जी को कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, और कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे तो हमेशा प्लस से खत्म होकर माइनस की तरफ टर्मिनेट हो रहे होंगे। जितना भी चार्ज यहां होगा तो प्लस इसको खींचेगा, तो इसको रोकने वाला कौन है, जरा सोच के बताओ। अगर माइनस यहां है तो ये वाला प्लस को पास बुलाएगा, कंडक्टर दौड़ के पहुंच जाएगा। कंडक्टर हमेशा कहां रहना चाहेगा, चार्ज कहां रहना चाहिए, जहां उस पर फोर्स ना लगे। अब इन माइनस पर तो फोर्स नहीं लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा एज इफेक्ट आते हैं, जो उसने बोला नेग्लेक्ट करने को, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। माइनर चार्जेस यहां आते ही आते हैं, वैसे आते हैं हल्के फुल्के। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां से तो फोर्सेस ऐसे निकलेंगे, और इसी कारण यहां पर फोर्सेस आएंगे भी। यहां से इसके ऊपर जाएगा, माइनर इंटरेक्शन तो आएगा ही आएगा। लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो अगर कोई चार्ज यहां है तो चार्ज को फोर्स इधर की तरफ लगा, क्या ये अलोंग द प्लेट मूव कर सकता है? यस कर सकता है, कंडक्टर है, करेगा। कहां पहुंचेगा? इसके पास पहुंचेगा। तो चार्ज तो हमेशा उसी जगह पहुंचेगा ना जहां उस पर फोर्स ना लगे। तो आपने कहा सर यहां पे भी तो लगेगा, ऊपर लगेगा ना मालिक, ऊपर लगेगा तो ऊपर तो चार्ज नहीं जा सकता ना, ऊपर तो सरफेस ब्लॉक करके रखे हुए, बट अलोंग द सरफेस तो मूव कर सकता, तो करेगा। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, चार्ज ऑलवेज चार्ज विल reside on overlapping area।
चार्ज जो है वो ओवरलैपिंग एरिया पे रिजाइड करेगा, ये अपने को दिमाग में बैठा लेना है। अच्छा भाई, तो अब इस पर फोर्स, अगर ये डिस्टेंस x है तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं डीसी को भी लिख सकता हूं, क्योंकि अब तो x का dx कन्वर्जन ही होना है। तो एप्सिलॉन नॉट b इंटू डी एक्स अपॉन डी, अगर b इज द थिकनेस ऑफ दिस वन, अगर मैं ऐसे मान लू तो, या डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूं तो c सिंपली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b इंटू एक्स बाई डी। तो सिंपल तरीके से सोचो तो ऐसे तो होगा, where b is called as the thickness of the plate, assume कर लेते हैं, d is the thickness between the plates। सिंपल है। तो अगर मैं यहां पे लिखता तो मैं लिख सकता हूं दिस फैक्टर इज डिफाइंड एज dc by dx ओनली, ये जो dc by dx हो जाएगा। अब यहां पर डायरेक्ट्रिक तो है ही नहीं पिक्चर में, बट यहां पर प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो पूछा गया कि बताओ भाई कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, कैसे फोर्स लग रहा होगा, और क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि फोर्स तो खींचेगा, कि ये वाला पॉजिटिव इधर हल्का सा नेगेटिव जो आ रहा होगा उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये नेगेटिव इसको इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली पुलिंग फोर्स ही निकल के आ रहा होगा जिसको रोकना पड़ेगा या धीरे धीरे ऊपर लाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये दोनों प्लेट्स आपस एक दूसरे को खींचेंगी, और ये दोनों की दोनों प्लेट्स अपनी एनर्जी को कंफाइन करने के लिए जितना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं उतना कोशिश करेंगे आने की। सही है। तो फोर्स आ कितना रहा है आपने कहा सर अगेन जो भी एफ होगा, अब मैं मान लेता हूं कि मैं इसको रोकने के लिए कुछ फोर्स लगा रहा हूं, एफ एक्सटर्नल। अगर मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो लिख रहे हैं, हीट लॉस को जीरो लिख रहे हैं, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यहां पर ऐसा कोई गेम हो गई। तो यहां पर एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स की बात करें, अगर मैंने पीछे लगता हुआ मान रहे हैं तो यहां पर माइनस का एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स आ जाएगा, अगेन मैंने पीछे की तरफ माना है, प्लस डी ब्लू माइनस का डी यू, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। और डी यू क्या लिख सकते हैं आपने कहा सर अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पे चार्ज को कांस्टेंट दिया गया, ध्यान समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर डी यू बराबर क्या हो जाएगा, आपने बोला हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इसी को तो वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स विद अ नेगेटिव साइन। डी की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी, तो यहां से अगर आप एफ एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इट सिंपली कम्स आउट टू बी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके माइनस पड़ जाएगा, एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू डी सी, अच्छा डी यू लिखा ना तो डी एक्स में लिखा है डॉट डी सी, और ये एफ, तो अब यहां पे इसका डीएक्स नीचे आएगा तो दिस इज कॉल्ड डीसी बाई डीएक्स। तो एफ एक्सटर्नल कितना बन गया बेटा अपने पास, आपने कहा जो डायरेक्शन मानी वो पॉजिटिव ही, आपका आंसर ही पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने सही माना हुआ है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू डीसी बाई डीएक्स, इट सिंपली द वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज नॉट बी बाई डी, या फिर हम इसको डीसी बाई डीएक्स सिंपली लिख सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही प्यारी कहानी बन रही, अब उन्होंने इसी कहानी को नेक्स्ट स्टेप पे बोला बी पार्ट में कि बेटा नाउ एज्यूम दैट द प्लेट्स आर कनेक्ट टू अ बैटरी। मान लो कि प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड है तो क्या होगा, डिफरेंस डेल्टा फाई है, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, फोर्स के लिए क्या होगा। और थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा है इफ द मूवेबल प्लेट इज हेल्ड इन द प्लेस बाय एन अपोजिंग फोर्स देन ईदर ऑफ द अबव two setups could be the relevant one because nothing is moving, so the force in A and B should be equal, verify that this is the case। उन्होंने बोला कि भाई देखो ना यार, अगर मान ले कि इसको मैंने पकड़ के रखा है तो x तो चेंज हो नहीं रहा, x अगर चेंज नहीं हो रहा है तो q भी कांस्टेंट होगा, v भी कांस्टेंट है, दोनों में कोई बदलाव नहीं होना भैया। हाँ, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, पहली चीज उन्होंने बोली। अगर मैं ये बोलूं, पहले पॉइंट समझना, उसने क्या बोला कि भाई मेरे मुझे एक चीज समझा दे कि अगर इनका ये दो प्लेट्स हैं क्या इन पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। पहले इस लैंग्वेज को समझना बेटा, ये लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, मेरी बात समझना। उसने कहा यार देख इस पर क्यू दे, इस पर माइनस क्यू, इनको आपने किसी बैटरी के थ्रू जोड़ रखा है मान लेते हैं, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर इस प्लेट को मैंने मूव नहीं कर रहा हूं, इसको होल्ड रखा, एफ लगा के इसको रोक लिया, फोर्स लगा के, क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे छोड़ दूं
तो क्या ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी या नहीं आएंगी? आपने कहा सर बिल्कुल आएंगी, 100% आएंगी। If the plates are not moving, still they experience the force, and that is the very very important point कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे दो बातें समझा रहा हूं, ध्यान समझना। अगर आपका डाइलेक्ट्रिक यहां पर भी है और वो इस एज पे भी रखा गया है, इस एज पे रखा, इस एज पे रखा है, still it will experience a force, still it will experience a force, फिर भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, भले वो इसके अंदर ना हो, जस्ट एज, क्योंकि उस एज पर डीएक्स का परिवर्तन पॉसिबल है और फोर्स उस परिवर्तन के लिए लग रहा होता है, उस परिवर्तन को करने के लिए लग रहा होता है। वो भाई एनर्जी कर्व है ना बेटा, तो उस एनर्जी को लाने के लिए तो फोर्स लग रहा है। तो यस, इफ इट इज एट द वर्ज, स्टिल इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं इस पे लेकर भी आऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको, पहले यहां समझो। तो उन्होंने कहा देख भाई, अगर ये मूव नहीं भी करेंगे तब भी तो फोर्स लगेगा। हाँ, यस यस, अगर ऐसा नहीं कि एक्स आगे जा रहा तो ही मूव करेगा, तो ही फोर्स लगेगा। नहीं, अगर ये मूव नहीं भी करेगा, एक्स पे रखा है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक थोड़ा और अंदर करके मैं रख दूंगा, स्टिल इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। फोर्स कहां मर जाएगा? और वो वर्ज के पास रखा है, तब से फोर्स लगेगा, जब तक ये पूरा अंदर नहीं घुस जाता, तब तक आप उसको रोक के रखो, आप उसको, चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे ना। फोर्स तो उस फिनोमिना के बदलाव करस्पॉन्डिंग लाने, फोर्स जो 4 है उसको लोअर एनर्जी स्टेट पे ले जाने के लिए वो तो फोर्स करेंगे काम अपना, तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। आपने कहा सर अच्छी बात। अब उन्होंने बोला अब कितना फोर्स लगेगा? आपने कहा सर अगेन, तो अब यहां पर अगर मैं बात करता तो एफ एक्सटर्नल डॉट dx, it should be equal to half of, oh sorry, now it is again the work done by external, तो that is माइनस का du, और मैं यहां पर माइनस कर दिया, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब मैं यहां पर बात करता तो u इज सिंपली डिफाइंड एज हाफ ऑफ c इंटू वी स्क्वायर। यहां पे 5 से दिया, हम लोग v से लिखते रहे तो हम लोग v लिख देते हैं, तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज नथिंग बट, तो f एक्सटर्नल, अब यहां पे अगेन अगर मैं बात करता तो यहां पर वापस से फोर्सेस लग रहे होते। आपने कहा सर हाँ बिल्कुल सही बात है, और u की बात करते तो अगेन हम यहां पर लिख रहे होते, तो आपने बोला सर यहां पे du चला जाता, तो 1/2, सॉरी यहां पे du की बात है, 1/2 dc इंटू, अरे बोलो मेरे भाई, क्या यही बात है? कोई चैलेंज, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका किसी तरीके? ना, द बैटरी इज ऑल्सो सप्लाइंग। आपने कहा सर अभी आपका ये काम पूरा नहीं हुआ है, क्या मैं ऐसे लिख सकता था? आपने कहा नहीं सर, अब भैया आप गलत, क्या लिखना पड़ेगा? आपने कहा सर अब आप जब बैटरी आ गई तो dw बाई बैटरी को भी आपको लिखना पड़ेगा, प्लस dw बाई एफ एक्सटर्नल भी लिखना पड़ेगा, प्लस dw बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखना पड़ेगा, और इनका नेट समेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जो कि आप अभी 0 मान रहे हैं। नहीं तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, सिंपल एनर्जी क्वेश्चन लिखनी, कैसे भी निकालो। तो वर्क डन बाई बैटरी अगर आप बात करते हो तो कितना होता? आप बोलते सर डी क्यू इंटू वी, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल, आपने कहा एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स लिख दो, प्लस ये हो गया माइनस का डी, इट शुड बी इक्वल टू 0। अगेन डी सी इंटू वी स्क्वायर, प्लस इसको मैंने रिपल्सिव नेचर का मान लिया, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स माइनस डी आ जाएगा हाफ ऑफ डी सी इंटू वी स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 0। Again, we can simply define the f external is again equals to 1/2 dc by dx into v square। देखो ये प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, प्लस साइन आ जाएगा, इट्स अगेन से। नाउ द सिचुएशन जो उन्होंने पूछी यहां पर, उस सिचुएशन को भी एक बार समझो। उन्होंने कहा देख मेरे भाई, अगर ये फोर्स यहां आ गया बैटरी लगाने पे, तो उन्होंने बोला इफ द मूवेबल प्लेट इज हेल्ड इन द प्लेस बाय एन अपोजिंग फोर्स, अगर एक अपोजिंग फोर्स मैंने उसको रोक के रखा हुआ है, then either of the above two setup could be the relevant one। तो भैया कांस्टेंट पोटेंशियल मान लो, चाहे कांस्टेंट चार्ज मान लो, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही वैलिड है भाई। अगर मैं रोक के रखे हूं तो इसका मतलब दोनों पर, बिकॉज नथिंग इज मूविंग, सो द फोर्स इन ए एंड बी शुड बी इक्वल। तो जो फोर्स ए में आया वही बी में आना चाहिए। आपने कहा अरे हाँ, तो जो फोर्स यही है वो फोर्स ये होना चाहिए। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात, सही तो लिखा है।
अगर देखो मेरे दोस्त, अगर इनके बीच का पोटेंशियल यहां पे C है तो Q बराबर होगा क्या, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर Q बराबर CV तो होगा। अगर आप V स्क्वायर को देखना चाहे तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर तो लिखना है। सॉरी। और ये वही फोर्स है जो आपने यहां निकाला है। तो हाँ मेरे भाई, इस केस में अगर बैटरी का अगर आप उस समय कांस्टेंट मान लेंगे तो कैपेसिटेंस चूंकि दोनों केस में सेम आने वाला है तो फोर्स भी सेम आने वाला है, चेंजेस सेम होने वाले हैं, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द फोर्स। तो आपके मन में थॉट आएगा, सर अरे 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 यार ये चीज आपने यहां पे क्यों नहीं करी। बेटे यहां पर कैपेसिटेंस जो है, यहां पर अगर आप होल्ड करके भी रखे हुए हो तो दोनों फिनोमिना के करस्पॉन्डिंग कहानी सेम नहीं है। जब यहां पर आप चार्ज की बात कर रहे हो तो जब ये x डिस्टेंस अंदर आ रहा है तो इधर का कैपेसिटेंस भी अलग हो रहा है। हाँ समझ में आती, यहां पर कैपेसिटेंस x पे डिपेंडेंसी रखे हुए, वहां पर कैपेसिटेंस मतलब यहां पर x के अलावा भी एक पोर्शन है जहां आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है, जो फोर्स आपका अप्लाई कर रहा है। C इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन x। तो यहां पे Q चार्ज जो है वो सिर्फ यहां नहीं है, वो यहां पर भी है। तो Q चार्ज इज नॉट ओनली एट दिस पॉइंट, Q चार्ज इज नॉट ओनली एट दिस पॉइंट। तो यहां पर दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप इसी फोर्स की बात करते और इसी फोर्स को यहां पर देखते बेटा, जैसे मैंने फोर्स कहां लिखा है, हाँ यहाँ कहीं पे भी लिखा है, कहीं पर भी आप देखें, यहां लिखा है, कहां लिखा है, एफ यहां। नेट फोर्स कहां निकाल के लिखा था कहीं पे, क्यों उसका, अच्छा सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट करी मैंने, सी स्क्वायर वैल्यू कहां पुट करी थी, यहां पुट करी है। अगर आप यहां पर देखेंगे सी स्क्वायर वैल्यू को पुट करेंगे तो अगर आपने x बराबर 0 कर दिया तो उस समय पर कैपेसिटर कुछ भी अंदर नहीं गया, तो दोनों ही केस में लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। x 0 पुट करोगे वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, एप्सिलॉन b का स्क्वायर नीचे निकल के आ जाएगा और ऊपर की तरफ एप्सिलॉन b इंटू k माइनस 1 निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप यहां पर x की वैल्यू को बस सिंपल 0 पुट कर दीजिए, नथिंग मोर देन दैट, तो आप यहां से q की वैल्यू को c इंटू वी के टर्म्स में लिख सकते हैं, एंड या q की वैल्यू को सी वी स्क्वायर, तो मतलब आप यहां पर एप्सिलॉन नॉट बी का स्क्वायर बनेगा। तो इट्स सिंपली, अच्छा मैं इसको अलग से कहीं लिख भी देता हूं। इन दिस केस अगर बैटरी कनेक्टेड है बेटा, और ये कोने पे पड़ा हुआ है, और एक केस में जब यहां पे बैटरी नहीं कनेक्टेड है, Q और माइनस Q है, तो यहां पर ये यहां पर इन बोथ ऑफ द केसेस अगर मैं यहां पे Q बराबर CV लिख दूं तो इस पर लगने वाला फोर्स जो निकल के आया था दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D इंटू K माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर। यही तो है, ध्यान से देख लीजिए, यही तो फोर्स था बच्चा। अगर आप यहां पर देखें तो मैं अगर इसकी लंबाई को कुछ L मान लेता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं लिख सकता हूं 1/2 एप्सिलॉन नॉट B इंटू L बाई डी, सी, तो सी इंटू वी और हाफ की, तो और मैं यहां पर लिखता तो फोर्स की निकल के आ जाती है F बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी इंटू के माइनस 1, और अपॉन में निकल के आ जाता एप्सिलॉन नॉट बी। उसको जैसे ही आप वो लिखेंगे तो ए आ जाएगा लिख के, मैं सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जल्दी आओ, टाइम नहीं, हाँ ए, तो यहां पर आ जाता एप्सिलॉन नॉट बी इंटू ए, तो एप्सिलॉन नॉट बी इंटू ए का होल स्क्वायर, अच्छा अपॉन डी भी था, ये पूरे फैक्टर डी तो हम लोगों ने सी स्क्वायर में यहाँ पे नीचे डी भी लिखना था, ये एक फैक्टर ऑफ डी यहाँ से मिसिंग हो गया था बेटा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव put up the d also in the situation and it should be over here the d square यहाँ पे, तो there should be the thing that come into the picture is a d square, नीचे आएगा ये into d square। तो बेटा अगर आप यहां पर देखोगे तो द सेम सिचुएशन विल अराइज, जब आप यहां पर x को 0 पुट करेंगे बच्चा, जब आप यहां पर x को 0 पुट करोगे
तो यू कैन वेरी सिंपली से, देखो यहाँ पे तो ये a बच जाएगा यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट b इंटू a बाई डी का स्क्वायर, तो ये सिंपल c स्क्वायर ही बनेगा, कुछ नया नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो एप्सिलॉन नॉट b बाई डी का होल स्क्वायर बन जाता है, और इस फैक्टर को अगर आप चाहें तो इसको v स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इट इज अगेन हाफ ऑफ v स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट b इंटू k माइनस 1। तो इस केस में, इन दोनों ही केस में फोर्स बराबर होगा जब आप x बराबर 0 की बात कर रहे हैं तब। क्या ये बेसिक सा पॉइंट यहां समझ में आ रहा है? पहले देख लो जरा ध्यान से, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो बता दो। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना बच्चों कि अगर यहां पर x जैसे ही अंदर घुसेगा तो फिर आपका q बराबर cv नहीं रहेगा, क्योंकि फिर जैसे x आ गया अंदर तो इस x के अलावा भी q डिपेंडेंसी आ जाती है। इसलिए दोनों फैक्टर या दोनों सिचुएशन एग्जैक्टली सेम नहीं रह जाती हैं, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है। बट जो हमको केस था उसमें सेम रह रहा था, इसलिए आंसर हर इंस्टेंट पे सेम आया, और इस केस में हर इंस्टेंट पे सेम नहीं आएगा, सिर्फ x डॉट 0 पे सेम आएगा। तो ये हो गई डायलेक्ट्रिक की बेसिक बातें जो हमने आपके साथ करी। और अब एक और छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आता है, कैपेसिटर पैराडॉक्स। अच्छा क्या है, टू कैपेसिटर विद द सेम कैपेसिटेंस C and charge Q are placed next to each other as shown in the figure. The two positive plates are connected, then connected by the wire. Will the charge flow in the wire? क्या इस वायर में चार्ज फ्लो करेगा? In this wire, before the plates are connected, the potential difference of the two capacitors are the same because Q and C are the same. So the potential of the two positive plates are equal. Therefore, no charge will flow in the wire. उन्होंने बोला है कि बताओ क्या सही है, ए वाला सही है, क्योंकि जब यहां पर बात की गई तो पोटेंशियल तो दोनों का क्यू और माइनस क्यू दोनों मतलब दोनों सेम पोटेंशियल से चार्ज है, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, इसका मतलब यहां से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करना चाहिए, ए ऑप्शन। एक दूसरा दोस्त आया, उसने बोला नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, नंबर द प्लेट 1 through 4 from the left to right before the plates are connected there is zero electric field in the region between the capacitor, so the plate 3 must be at the same potential as 2। उसने बोला कि यार देख भाई, अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्की दुक्की तिक्की चौकी, ठीक है ना, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो गया 0, और अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो पोटेंशियल यहां का होगा तो यहां का वही होगा, मतलब V2 बराबर V3 होगा। और उसने बोला कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब V1 ग्रेटर देन V2 हो गया, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया, इसका मतलब चार्ज वायर में ऐसे फ्लो करना चाहिए। ये बी वाले ने बोल दिया। कौन सा रीजन करेक्ट है जरा सोच के बताओ, आंसर में बताओगे विच रीजन इज करेक्ट, विच रीजन इज करेक्ट, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसका आंसर बताओ, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ए और बी का आंसर आपको सेलेक्ट करना है लास्ट में। जो मैं आपको एक और बात बोल रहा था, ये सारे फोर्स कांस्टेंट का है। कुछ क्वेश्चंस ये आपके लिए होमवर्क के लिए लेकर आया हूं, जैसे यहां पर भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम डायमेंशन द स्लैब हैज मास ऑफ, इफ द नॉर्मल एक्सिटेड बाय द सरफेस इज 0 फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी का वोल्टेज बताना कितना होगा। अब ऐसे केस में ये जब जस्ट एज पर है तब भी ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस, क्योंकि dx जब एज पे आपने रखा हुआ है, बिलो कैपेसिटर जस्ट, देखो जस्ट का मतलब है ऑन द एज पे, तो वहां पर आपकी माइनर फील्ड लाइंस जाती हैं जो उसको अट्रैक्ट करती हैं, और फोर्स कांस्टेंट नेचर का है तो इट विल आल्सो अट्रैक्ट द फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देयर आर द सम क्वेश्चंस जो आई थिंक मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क में करें, फर्दर कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। कितना है अगर इसको x पे डिस्प्लेस किया गया है, तो दीज आर द सर्टेन गुड क्वेश्चंस, आई वांट यू टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ एंड लेट्स डिस्कस इस ऑन द ऐप पे डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस शीट करो, ये क्वेश्चंस करो, और इसके बाद ऐप पर आ जाओ मेरे दोस्त। तो प्रैक्टिस शीट एट ऐप। आज का सेशन लंबा हो गया, 2 बातें थी इसलिए 2 बातें थोड़ी सी बन गई, और बाकी बातें आगे और करते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे।